तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले देख लो कि इतिहास किसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसको छोड़ दो ऊपर। इतिहास बोलते किसको है? इतिहास का मतलब हो गया अतीत की घटना। इतिहास किसको बोलेंगे? अतीत की घटना को। ठीक है, अतीत का मतलब क्या होता है? पुरानी बातें, पुरानी बातें, है ना। या दूसरा चीज क्या बोल सकते हो? बीती हुई बातें। उतना डिटेल्स में ना जाए, डीपली में, तो बीती हुई बातें, जो बात बीत गई है उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास कहलाता है। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है? इतिहास के अध्ययन में तिथि का महत्व। तो तिथि भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तिथि भी क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए यदि हम बच्चे हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि तिथि का मतलब शब्द यानी कि डेट। कौन सा डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जब से बच्चा हुआ, तुम लोग हो बचपन में स्कूल जा रहे हो, जब से दो चीज़ तो जरूर करते हैं। एक 26 जनवरी मनाते हैं, एक 15 अगस्त मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, 5 सितंबर मनाते हैं। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुछ ना कुछ घटना हुआ उस दिन, उसके कारण हम लोग जो है अभी तक उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है पिछले वर्गों में आपने पढ़ा। वर्गों का मतलब क्या हो गया? कक्षा में आपने पढ़ा कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अच्छा, हमने सीधा बात, जो बच्चा होगा छोटा सा उसको पूछोगे इतिहास क्या होता है या उसको बताओगे तो क्या बताओगे? अतीत की घटना को या फिर पुरानी बातों को जब अध्ययन पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। या बीती हुई बातें क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया अच्छे क्लास में, यानी जैसे अभी 7th 8th में हो, तुम क्या बोलोगे? क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीका का मतलब क्या होता है? सोचो कि एक बच्चा का जन्म होता है, कितना छोटा होता है, गोद में खेलता है, उसके बाद वह जो है थोड़ा घुड़कने लगता है या फिर चलने लगता है रेंग रेंग करके। उसके बाद देखो अभी पैदल बोल रहा है बच्चा, बोलता है ना, अभी बोल भी नहीं पा रहा है। वही बच्चा थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो कभी ये डब्बा फोड़ेगा, कभी ये करेगा, और थोड़ा लंबा हो जाएगा तुम लोग की तरफ, फिर और लंबा हो जाएगा, मूंछदारी, कॉलेज हो जाओगे, कॉलेज में पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, उसके और बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? तो फिर जो है शादी विवाह हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, कहीं काम करोगे, यही सब तो करना। इसको जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, अब ऐसा नहीं कि बचपन के बाद सीधे बुढ़ापा के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से। अंग्रेजी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? सीरियली। क्या बोलेंगे? सीरियली। सीरियली यानी एक के बाद एक। तो वही चीज़ क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। एक शब्द में बोले तो बीती हुई बात को जब पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। या जो पुराना बात हो गया, किसी भी किताब में पढ़ोगे तो तुमको यही चीज़ मिलने वाला है, इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसको जब समझदारी से बोलोगे और थोड़ा बात बताओगे तो क्या बताओगे? क्रमबद्ध तरीके, सीरियली, यानी एक के बाद एक घटनाओं को ध्यान से पढ़ेंगे या फिर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इतिहास। अब ऐसा नहीं कि जो है बोलेंगे कि जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद जो है नेहरू जी बने प्रथम भारत के प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो है गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 69 में। तो ऐसा तो उल्टा पुल्टा बोल नहीं सकते हैं, तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग सीरियली पढ़ते हैं, उसी में इतिहास को बांट देते हैं। एक को प्राचीन भारत, दूसरे को मध्यकालीन भारत, तीसरा को आधुनिक भारत, और सबका एकदम डेट बाय डेट एक एक बातों को पढ़ते हैं। तो इस सब में कुछ याद करने वाला तुमको नहीं है। बस क्या है कि एक ही चीज़ बता दो, बीती हुई घटना को पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास कहलाता है। एक लाइन में बताएंगे तो। या दूसरा चीज़ बता देंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड में तो सीरियली यदि पढ़ें या क्रम से पढ़ें तो वो क्या कहलाएगा? अब कोई पूछ देगा भाई क्रम का मतलब क्या होता है, तो उसको एग्जाम्पल दे दो। क्रम का मतलब यही हुआ, एक छोटा बच्चा होता है, वह जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है, तो वो क्रमबद्ध तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या बताओगे? एक बीज लेते हैं, बीज को मिट्टी में डालते हैं, उससे फिर थोड़ा सा अंकुरण निकलता है, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद फिर पेड़ निकल जाता है, फिर ऐसे करके।
तो ये भी क्रमबद्ध तरीका हुआ। और आगे बढ़ोगे तो कुछ घटनाएं मनुष्य के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है और जीवन में बदलाव लाती है। अब सवाल ये आएगा कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा सब्जेक्ट रखने का क्या रीजन है। इसके पीछे कोई तो घटना होगा, कोई तो कारण होगा। तो इसका जो पहला रीजन है, पहला बोलो या दूसरा बोलो, हमें जो है इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो चीज़ बीत गया है ना, बहुत सारी बातें होती है हमारे जीवन में, रोज घटता है, उसमें से कुछ अच्छा बात होता है, कुछ खराब बात होता है। जो अच्छा बात होगा उसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे, है कि नहीं। वो चीज़ें हमको सीखने को मिलता है। इतिहास पढ़ने से क्या फायदा होता है, हमें सीखने को मिलता है। अभी देख लो, एक उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ जो है रोड सब बनता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है। तो रोड सब बनने के बाद जो है टूट भी बहुत जल्दी जाता है, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं रहता है ना। तुम्हारे गांव में सड़क बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। नाला है रोड के किनारे, पक्की नाला दोनों साइड, नाला के ऊपर ढक्कन है, हाँ ढक्कन से बंद है पूरा गाँव पे। तो वो चीज है। कहीं कहीं यहाँ पर देख लो खुला नाला है कि नहीं, सोनू के दुकान के आसपास क्या है, खुला नाला है। कहने का मतलब ये हुआ, हम इससे तुलना भी कर लेते हैं कि हमें सीखने की जरूरत है। एक समय था, बहुत पुराना बात है, हड़प्पा का नाम सुना होगा कभी, हड़प्पा सभ्यता। इस समय में जो था ना, इतना डेवलप था ये काल, जैसे हम लोग का अभी का समय है। तो अभी तुम लोग को बहुत दिक्कत है या फिर जो भी चीज़, अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सोचो कि बहुत पुराना समय में, यानी कि लगभग जो भी हो 1750 ईसा पूर्व या ऐसा कुछ, हड़प्पा सभ्यता में मकान एकदम A to Z मकान, पक्का मकान था। दूसरा, सबके मकान का डिजाइन एक ही जैसा था। क्या समझे, सोचो उस समय में पक्का मकान था, जबकि सीमेंट का आविष्कार सब भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चूना का यूज करता था सीमेंट के बदले में। उसके बाद सारी नालियां पक्की होती थी, नाली के ऊपर ढक्कन होते थे। तो यानी वो इतना डेवलप था उस समय में, बिजनेस बहुत बड़ा चलता था हड़प्पा सभ्यता में। तो कहने का मतलब ये है, तो हम ये तुलना कर सकते हैं। अभी का ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, नाला है, कहीं नाला ही बंद है, कहीं नाले नहीं है, कहीं रोड पे पानी है, कहीं कुछ है। लेकिन उस समय कितना डेवलप था। तो हमको कहीं ना कहीं क्या होता है, जब इतिहास को पढ़ते हैं तो पुरानी घटनाओं को देख करके, सुन करके, समझ करके कुछ अपने जीवन में दो चार बात को उतारते हैं, है कि नहीं। अब बोलोगे क्या उतारेंगे, हम इतना पढ़ रहे हैं किसी महात्मा गांधी के बारे में, किसी और के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में, हम क्यों नहीं उतार सकते हैं। सोचो एक समय में जो है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बल्ब का आविष्कार किया, आज हमारे हाथ में बल्ब है, उसका सुविधा का फायदा उठा रहे हैं ना, फैसिलिटी मिल रहा है ना। कोई तो क्या होगा, यानी उस समय में भी पढ़ाई लिखाई होता होगा। हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार कर दिया, जो बताया कि भाई धरती जो है सूर्य के चारों बगल घूमता है। भले वो फेमस नहीं हो पाया, अंग्रेज सब अपना अपना जो भी था वो अपना करवाया, अपने अपने लोगों का नाम, लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों का खोज हुआ था। चरक नाम का एक डॉक्टर साहब थे, ये ऑपरेशन करते थे उस समय में भी। आजकल ना डॉक्टर बढ़िया बढ़िया हो गया, ऑपरेशन होता है, सिलाई होता है, उस समय में भी ऑपरेशन होता था। कैसे करता था, तो कहीं ना कहीं उस समय में भी शिक्षा होगा, कहीं ना कहीं डॉक्टरी कहीं तो सीखा, कहीं से तो सीखा होगा वो। ऐसा है कि ऐसा थोड़ा ना कि नहीं सीखा होगा, बिना सीखे तो कुछ नहीं आ सकता है। तो हमें उन चीज़ों से सीखना पड़ता है। इन घटनाओं के विषय में इतिहासकार कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। तो जो इतिहासकार किसको बोलते हैं, जो इतिहास लिखता है, इतिहास यानी हिस्ट्री, जो इतिहास को लिखता है उसको क्या बोलते हैं, इतिहासकार। इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार लिखता कैसे है, तब बोलोगे कि ये तो उस समय जन्म लिया नहीं होगा, तो फिर लिखा कैसे। किताब लिखने वाला तो पैदा नहीं हुआ होगा 1492 ईस्वी में। ये कुछ कहीं पुस्तकें मिली, कहीं रामायण है, कहीं महाभारत है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत सारा पुस्तक कोई ना कोई लिखा पुराने समय में। अब उस सब पुस्तक का अध्ययन करता है यह, और उसमें से इसको जो जो चीज़ लगता है कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता थी, अपना बुक एक बना लिया। दूसरा, कुछ सामान मिलता है पुराना, देखता होगा मट्टी कहीं कोड़ते हैं, कहीं जो है पीतल का बर्तन मिल गया। अब वो बर्तन पे रिसर्च किया, उसमें देखा क्या क्या लिखा हुआ है, बर्तन पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कितना पुराना है, क्या 100 साल पुराना है, इस तरह से भी पता चला। मिट्टी का बर्तन मिल गया, उससे पता चल गया, उससे अंदाजा लगाया कितना साल पुराना होगा। कभी पटना जाओगे, पटना में संग्रहालय है, पटना संग्रहालय, वहाँ जाओगे तो पुराना पुराना मूर्ति एकदम 200 साल, 300 साल, 400 साल पुराना, भगवान बुद्ध के समय का मूर्ति सब है।
सबका समय सब लिख लिख करके लोगों को दिखाने के लिए जो जो मिट्टी के अंदर मिला, खुदाई के बाद मिला, ऐसा। तो इतिहासकार एक तो हो गया कि तुमको पुस्तकों जो भी ग्रंथ मिला उसके द्वारा, सामान जो मिट्टी के अंदर से मिला उसके द्वारा। ये वह हड़प्पा का बात किए थे अभी, हड़प्पा का खुदाई हुआ था, वहाँ पर देखा कि पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग है, उतना बढ़िया बढ़िया मकान, उतने ठो नहीं, नहाने के लिए स्पेशली पोखर बना हुआ था जबरदस्त। एक तरफ मशीन लगाता था, पानी कुआं से जो है निकाल निकाल के पोखर में डालता था, लोग नहाता था उसमें, दूसरे तरफ से निकासी भी था पानी का। इतना ही नहीं, स्पेशल महिलाओं के लिए अलग अलग बाथरूम भी बनाया हुआ था उस समय में। आजकल लोग जो है जाओगे गरीब मोहल्ला में तो बाथरूम बने हुए नहीं करता है, सोच लो तो हम लोग कितना उससे पीछे चल रहे। आज उसका यदि वो साम्राज्य होता तो बहुत आगे होता, खत्म हो गया। अब ये तो खत्म हो गया। इसमें दो चीज बताया था अभी तक में, हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज सीखे, दो ही चीज सीखे कि एक तो इतिहास सीखे क्या होता है, पुरानी बातें, बीती हुई बातें। दूसरा और स्टैंडर्ड तरीका से तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लो पुरानी चीज को, तो वो इतिहास कहलाएगा। तब तुम बोलोगे कि जो है 10 दिन पहले मेरे पापा जी यहाँ थे, तो वो भी इतिहास के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बीती हुई बातें हैं, ऑटोमेटिक है। एक समय तुम्हारी मम्मी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया, इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बीत चुका है। इतिहास यही हुआ। अब इतिहासकार जो इतिहास पढ़ाता है, इसमें 2-3 बातें जो टर्म है सीखने वाली बातें। एक आता है एडी, एक आता है बीसी। एक आता है एडी, एक आता है बीसी। ये भाई साहब जो है हुआ क्या कि शुरू में तो हम लोग चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो ऐसे दिन गिनते थे। हम लोगों के हिंदू धर्म में शक संवत चलता है, शक संवत। हिंदी कैलेंडर जब देखोगे उसमें शक संवत के हिसाब से गिनती करते हैं। अभी उस हिसाब से हम लोग का 2074वां साल चल रहा है, 2074वां साल ऐसा कुछ। लेकिन अंग्रेज लोग, चूंकि इंग्लिश जो विदेशी लोग थे, वो लोग शिक्षा पर विशेष जोर दिए, है कि नहीं। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ क्या है, हो एक ठो कोई पढ़ रहा है पढ़ो, या फिर बेटा पढ़ रहा है बेटी को छोड़ो नहीं पढ़ेगा, या तुम्हारी मम्मी पढ़ रही है दादी पढ़ी लिखी नहीं बराबर होगी, ऐसा कुछ होता था। और विदेश में क्या होता था, वो लोग शिक्षा पर बहुत जोर दिया, तो वो लोग नया नया चीज़ का इन्वेंशन किया। उसी में से एक चीज़ वो लोग क्रिएट किया। उसके यहाँ एक भगवान को पूजा जाता है ईसाई धर्म में, जिसको कहते हैं ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह। तो जो लोग थे उस समय में, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसको माना 0 वर्ष, ठीक है। वहां से जैसे ही उसका उम्र हुआ 1 साल, उसके बाद बोला पहला साल हो गया यार, ठीक। उसके बाद जब 2 साल हुआ उसका उम्र, तो दूसरा साल, 3 साल बाद तीसरा साल, और अभी हम लोग का चल रहा है 2024वां साल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम मने मन सोचोगे कि मात्र 2024 साल हुआ है, अभी 2024 साल, यानी कि 2024 साल तो नहीं, ठीक है। ये इसके जन्म के समय जो है कोई व्यक्ति जो शिक्षित होगा या फिर जो अध्ययन या विशेष ध्यान देता हो, कैसे समय को गिने, कैसे महीना गिने, दिन गिने, ये सब तो कहीं ना कहीं कोई बनाया होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ये पूरा शुरू से ही था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा कुछ नहीं था। ये कोई ना कोई क्रिएट किया, कैसे गणना करे, कैसे कोई काम करे, है ना। तो ये चीज कोई तो कहा होगा दिन, इसको दिन बोलते हैं, जब सूर्य निकलेगा तो दिन बोलेंगे, और जो जब सूर्य खत्म ढल जाएगा तो उसको रात बोलेंगे, है ना। और उसी चीज को लोग पढ़ते पढ़ते अभी उस चीज को जो है दिमाग में बैठा लिए हैं। यहाँ कहा गया कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल। तो इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से किसी को भी बता सकते हैं कि 2024 जो है ना, ये ईसा मसीह के जन्म से आज तक का समय है। उससे पहले भी समय था। पहले वाले समय को कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को एडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग याद करें ना, बुक में मिल जाएगा। और इसके पहले वाला समय जो था, जैसे कि पहला साल 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। अब बोलोगे ये तो नंबर सिस्टम जैसा लग रहा है ना। पहले वाले को बीसी बोलते हैं, ठीक है। अब एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो क्राइस्ट होता है, ठीक है, या फिर जो भी हो। तो एडी समझ में आ गया कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय। और ये बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बोलोगे तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब रट्टा मारने से तो काम चलेगा नहीं, एक बार देख लेंगे बुक में तो याद हो जाएगा, क्योंकि समझने वाली चीज है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग एडी बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कहोगे कि अगर हिंदी में भी कहीं देखते हैं ईस्वी लिखा हुआ रहता है, 1924 ईस्वी,
तो यही हुआ, ईस्वी को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। तब कहोगे कि पहले वाले को क्या बोलते हैं, तो पहले वाले को यदि मान लो 10 साल पहले है तो इसको ईस्वी पूर्व बोलेंगे, ठीक है। यानी ईस्वी कब से शुरू हुआ, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उसके बाद से हम लोग इस तरह से काउंट करते हैं। अब है क्या कि शुरुआत में, अब है जब मतलब कि इतिहास का कोई ना कोई तो लिखना शुरू किया होगा कहानी को। जैसे बोलते हैं कि मान लो अपने दैनिक जीवन को तुम जो है स्टोरी बना के लिखो, कहते हैं लिखने के लिए। तुम शुरुआत तो करोगे, तब तो तुम शुरू करोगे, तुमको आदत हो जाएगा, तुम आज से 20 साल तक लिखोगे, तुम्हारे पास 10 ऐसा बुक तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो तुमको सीखने वाली मिले, वो सारे मैटर को लिखो। लिखते लिखते तुम्हारा आदत हो गया, तुम शुरू किए तो हो सकता है तुम्हारा अगला जनरेशन उसको भी बोलो, प्रोत्साहित करोगे, अरे तुम भी लिखो अपने लिए। हो सकता है तुम्हारे यहाँ सब इतिहासकार निकल जाए, सब स्टोरी लेखक निकल जाए, तो लिखना तो पड़ेगा, लिखोगे तभी। अब सोचोगे कि अच्छा नौकरी करें लेखक वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना होगा। अब आगे देख लो तुम, इसी कारण से आज भी चुटकी ली जाती है कि इतिहास तिथियों को याद लेने से अध्ययन पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये भाई साहब का कहना भी सही है। अभी अभी तुमने बोला कि हमको वर्ष याद ही नहीं होता है, साल सबसे बोरिंग लगता है कि कौन साल में कब क्या हुआ नहीं हुआ, वो दिमाग में रहता ही नहीं है ना। ये सब बातें कब था, शुरुआत में जब इतिहास को लिखना शुरू किया था लोगों ने, तो उस समय ये सब बातें थी। तिथि पर ज्यादा जोर दिया जाता था, फलना तारीख को ये हुआ, इस तिथि को ये हुआ, ऐसा। आगे बात करोगे तो घटना के कारण बदलाव हुए परिवर्तन को जानने से पहले क्या था। कहने का मतलब क्या हुआ, घटना के कारण। अच्छा, कोई भी घटना जो होता है, घटना का मतलब होता है फिनोमेना, इंग्लिश में बोलते हैं, किसी कारण से होता होगा, है ना। क्या होता होगा, कारण के बाद क्या होता होगा, प्रभाव के बाद क्या होता होगा, परिणाम, जो भी हो ऐसा, है ना। कोई कारण से कोई घटना होता है। जैसे कि एक घटना का नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, कहियो नाम सुना होगा, सुना है, चिपको आंदोलन, मूवमेंट्स। चिपको आंदोलन में क्या खेल था, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जंगल के क्षेत्र में, अभी भी सरकार जैसे कि मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो वहाँ पर अधिकतर लोग आदिवासी रहते हैं जो जंगल में रहता है। सरकार क्या किए हैं, जंगल को अपने कैप्चर में लेना चाहती है, लेकिन आदिवासी फाइट कर रहा है, भैया जंगल तो मेरा घर है, तुम कैसे ले लोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। चिपको आंदोलन में भी वही था कि भैया जो है, जो भी जंगल था, सरकार सोचा कि इसको कटवा के बेच देते हैं, इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन वहां पर क्या किया, लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद क्या किया, सरकार दबाव बनाने लगी। उसके बाद सब जो है वहां से, जहाँ जो भी लोकल एरिया का लोग था, लोकल आदमी सब था, वो सब क्या किया, पेड़ के चारों बगल घेर करके, महिलाएं सब खास करके महिलाओं को आगे कर दिया। चूंकि महिला पर हाथ उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, सब कोई हाथ नहीं उठाता है। तिथियों के द्वारा ही पहले और बाद की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब बता, अभी तुम बताया कि तिथि तो याद करना बहुत मुश्किल है कि नहीं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। मान लो कि आज 2024 है कि नहीं, जन्म हुआ तुम्हारा 2000 कब, 9 में, ठीक है। तुम्हारा जन्म कब हुआ, 2012 में। तो समय याद रहेगा तब तो पता कर पाएंगे कौन कितने साल का हुआ है। अभी 9, 7, 16, 9, 5, 14, यानी कि 15 साल का तुम हो गया, ये हो गया 12 साल का, कुल मिला करके दोनों को उम्र में अंतर हो गया 3 साल। यानी कि हमको क्या चीज पता चल रहा है, तुलना कर पा रहे हैं, है ना, कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है फैक्ट पता चल पा रहा है। क्या फैक्ट पता चल पा रहा है, भैया तुमसे 3 साल ये बड़ा छोटा है, तुम इससे 3 साल बड़े हो, तुम्हारा एज 15 हो गया, किसी का एज 12 हो गया। अब पापा को पूछोगे कि तो तोर पापा कौन साल में जन्म भेल, पापा का तो हमरा पते नहीं है। यही चीज होता है। दादी को पूछोगे कि तोहर कहिया भेल शादी, तो हमरा कहाँ से पता, क्योंकि उसके पास तिथि नहीं है, तो वो कोई आइडिया तुमको दे ही नहीं सकती है। तो तिथि से फायदा क्या था, हम तुलना कर सकते थे, हमें फैक्ट की जानकारी होगी, है ना। सही उम्र में सही काम करना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, पढ़ने के लिए जो 6 साल है प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाने का उम्र, 11 साल में 5 क्लास पास कर जाओ, उसके बाद जो है 8 तक में 13 साल का हो जाओ, 14 साल में 9th पढ़ लो, 14वां में ऐसे ही कुछ होता है ना, 6, 5, 11 साल में क्लियर। आज 11, 3, 6, 7, 8,
14 साल में तुम इस क्लास से भाग जाओगे, 9th में चले जाओगे 15वां साल में, 16वां साल में मैट्रिक क्लियर हो जाएगा। यही यदि एज पता ना हो, पढ़ रहा है, एज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पता चला कि 20 साल का हो गया अभी 5वीं क्लास में, ऐसा होता था पहले। अब धीरे धीरे सिस्टम आ रहा है, छोटा छोटा बच्चा हमारे क्लास में आ रहा है। इसके अतिरिक्त तिथियों के द्वारा घटनाओं की विशेषताओं, अच्छा अब क्या क्या बताया, 2-3 चीजें बताया। क्या कि सबसे पहले कारण पता चलता है। क्या कारण पता चलता है? कारण, प्रभाव और परिवर्तन और बदलाव। किस चीज से? तो हमको तिथि के मदद से, तिथि के मदद से। अब कहोगे क्या कारण प्रभाव? अब तुम बताओगे कि जब 1947 हुआ था ना, उसमें भारत में बहुत गरीबी था, बहुत दिक्कत था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, है ना। उसके बाद चले जाओ, जब मेरा जन्म हुआ, मान लो कि उतना नहीं जानते हैं, 2000 ईस्वी की बात लेते हैं, हमारे घर में जो है मकई का रोटी बनता था, दाल बनता था, साग बनता था, ज़्यादा से ज़्यादा झींगा बनता था। हमारे घर में क्या, सबके घर में बनता था, ठीक। धीरे धीरे अभी 2024 का समय देखो, जो मर्जी सो खा सकता है। समय का परिवर्तन हुआ है ना। हमारे घर में सबसे पहले मेरे चाचा जी को जॉब हुआ, जो ब्लॉक में, उसके बाद जो आज घर में 3, 4, 5 नौकरी हो गया। आगे आने वाले समय में कोई IAS बन सकता है, कोई IPS बन सकता है। उस हिसाब से यदि माहौल बना तो अंतर कर पाए, कारण पता चला ना। अच्छा, दूसरा कारण, अब हमने पढ़ाई किया, हम मान लो 2007 में मैट्रिक कर लिए। 2007 में जब मैट्रिक किए और अभी जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, चाहे हम सुनने को बहुत कुछ समझाते हैं, तो वो उसको लगता होगा कि हमको प्रवचन दे रहा है, लेकिन समझा रहे हैं तो कोई न कोई अनुभव होगा, कहीं न कहीं मेरा कुछ कमी रहा होगा, उस कमी को तुम दूर कर लोगे तो तुम और बेहतर करोगे। फायदा तो यही न होता है। अब तुम गलती करके तब सीखोगे, या बिना गलती किए हुए क्यों ना हम पहुंचे। तो सलाह को तो मानना चाहिए। तो कब, क्यों? क्योंकि हमें अनुभव है, और वो अनुभव किससे पता चला? तिथि के कारण पता चला, प्रभाव पता चला, परिवर्तन पता चला, बदलाव पता चला। एक समय ऐसा था, स्कूल के लिए गाछ के नीचे में पढ़ाता था, धीरे धीरे सब जगह स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है ना। हमने 10 साल देखा, स्कूल में एक बेंच भी नहीं था, अब बेंच आ गया। के पाठक के आने के बाद परिवर्तन तो हुआ इतिहास में। ये कारण पता चल जाता है, प्रभाव पता चल जाता है, परिवर्तन और बदलाव तिथि के कारण ये सारी चीजें होती है। दूसरी बात, घटनाओं की विशेषता भी पता चलती। क्या चीज? घटनाओं की विशेषता, है ना। घटनाओं की विशेषता भी पता चलती। कुछ चीजों में हमने बेहतर किया, कुछ चीजों में बेकार हो गए। अब कहोगे कैसे? एक समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए सब लोग जो है एकजुट रहते थे, पूरा देश में आंदोलन चल रहा था। अभी क्या है, सब मोबाइल का गुलाम बना हुआ है कि नहीं। अब अभी नेटवर्क नहीं चल रहा है, सब रिचार्ज पे रिचार्ज खत्म होता है, तुरंत रिचार्ज करवा लेता है। लेकिन किसी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वो जियो को कंप्लेन करे, जियो को बैन करे कि भाई जब तुम्हारा कुछ सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर हम रिचार्ज किस आधार पे करवाएं। ऐसा कोई सिस्टम है कहीं कंप्लेन करने का? कुछ भी। लेकिन लोग करवाता है फिर भी रिचार्ज, उसकी तो कमाई हो रही है, वो तो लोगों पे कब्जा करके रखा हुआ है। अब फंसाया कैसे? सबसे पहले 1 साल फ्री दिया था, पूरा जियो सिम लो, 1 साल पूरा फ्री चलाओ, नेट, कॉलिंग, सारा चीज। लोगों को अपने जाल में फांस दे, तो वह भी एक तरह का गुलामी है। अभी लोग जो है कुछ उत्सुकता नहीं होता। अभी टीचर का बहाली हुआ, उसमें जो बहुत सारा लोग फर्जी है, नकली सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कर रहा है, ऐसा। तो क्या होता है, घटनाओं की विशेषताओं के बारे में भी जाना जाता है। अनेक घटनाओं की तिथि निश्चित होती है, परंतु कुछ घटनाओं की तिथि तय करना कठिन होता है कि नहीं। अब जो है मान लो कि कुछ घटनाओं की तिथि कैसे निश्चित होती है। जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उसकी तिथि निश्चित है। जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था वो तिथि निश्चित है। तुम्हारा जन्म हुआ था वो भी तिथि फिक्स होगा, निश्चित होगा। लेकिन कुछ चीज़ों का तिथि फिक्स नहीं है। अब बोलेगा कि तुमको होमवर्क किस तिथि को मिला था, किस तारीख को, तो उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, तो वो डेली मिलता है कि नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, डेली आंदोलन होता था, कोई कुछ, सबका तिथि फिक्स नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ है। अब क्या है, जैसे कि देख लो कोई कानून पारित हुआ तो उसका तिथि तो फिक्स होगा। कानून बना तो किसी न किसी तिथि, किसी को मीटिंग हुआ कोई भाई, उसका भी तारीख फिक्स होगा। परीक्षा होने वाला है स्कूल में हम लोगों का, तो उसका भी तारीख फिक्स होगा। कोई घटना होगा तो वो क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अब क्या कि कृषि का विकास हुआ। एक समय ऐसा था लोग जंगल में रहता था,
फल फूल खाता था, बिना कपड़े का घूमता था, कोई मांद में या कहीं बिल में मिट्टी कोड़ के उसमें रहता था आराम से। अब जो है लोग कपड़ा भी पहनने लगा, अपना अपना घर बना के रहने लगा। इसके लिए हम नहीं बता सकते हैं कैसे डेवलप हुआ है ना। पहले घर नहीं था, आजकल सबको घर है अपना। राष्ट्रीय आंदोलन, कैसे लोग हिंदू से मुस्लिम बन गया, मुस्लिम से हिंदू बन गया, है ना। ये चीज़ें धर्म परिवर्तन हुआ, इसके बारे में भी नहीं बता सकते। कैसे जो कब से आंदोलन शुरू हुआ, कब से महात्मा गांधी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, इसका तारीख तुमको मिलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन कुछ चीज़ों का डेट निश्चित है, तो उसको हम समझ सकते हैं पढ़ के। आरंभ में इतिहास लेखन केवल राजाओं के इर्द गिर्द केंद्रित होता था। तो पहले क्या था, राजतंत्र था। पहले क्या था, राजतंत्र। लेकिन अब क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया। भले सिस्टम थोड़ा उतना बेहतर न है। तो राजतंत्र में क्या होता था, जितनी भी पुस्तकें लिखी जाती थी, जितना भी कहानी, जितना भी स्टोरी राइटिंग होता था, कुछ भी होता था, सिर्फ राजा के बारे में। अब सोचो कि हम शासन चला रहे हैं यहाँ पर, या स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, हम किसी से काम करवाएंगे तो हम अपने लिए सिर्फ करवाएंगे। हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, मेरा बड़ाई मारो हर जगह, चाहे फेसबुक पे प्रचार करो, व्हाट्सएप पे करो, मेरा प्रचार करो। वही चीज़ था राजा का। राजतंत्र में क्या होता था, जितनी पुस्तकें होती थी, जो भी कहानियाँ लिखी जाती थी, सब में राजा के बारे में ही लिखा जाता था। राजा ने ये प्राप्त किया, राजा ने इतने राज्यों को हराया, राजा के पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, 10 लाख सैनिक है, ये सारी चीज़। इसका निश्चित समय जो है नहीं होता था, इसीलिए इतिहासकार तिथियों पर विशेष महत्व देते थे। बाद में इतिहास लेखन का स्वरूप बदल गया, होता है ना, टेक्नोलॉजी बदल जाता है। एक समय था पढ़ने के लिए जो मास्टर को खोजना पड़ता था, अभी क्या है, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे कि जो है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तुरंत बता देगा। पहले होता था टीचर ही नहीं होता था, जिसको जानकारी है अब उसको उससे पढ़ने के लिए अब ढूंढो, या नहीं है चुपचाप घर में बैठो। तो समय परिवर्तन जैसे जैसे हुआ तो लिखने का तरीका बदल गया। अब चैट जीपीटी पे जाओगे, कहोगे कि हमको बच्चा के भाषा में लिख दो, तो लेख किसी पे स्कूल पे लेख लिख दो, तुमको लिख देगा। कहोगे 1000 शब्द में लिख दो लेख, तुरंत लिख देगा। स्वरूप बदल गया, आसान हो गया। अब सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, जिसके कारण जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, अध्ययन के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया। किन किन कारण से, सामाजिक कारण। 4 चीज। इतिहास जो पढ़ते हैं हम बोले कि शुरुआते में कि हम लोग में भी परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं। तो एक सामाजिक कारण, कौन से कारण, सामाजिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण। तीसरा बौद्धिक विकास, विकास। अब कहोगे सामाजिक क्या होता है, व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, तो जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वो क्या कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। एक समय था कि जब हमारे आसपास गांव मोहल्ला के लोग शिक्षा पे जोर नहीं देते थे। अरे पढ़ाई कतज भी बेटा का, पढ़े भी कल जाकर तोड़े नहीं सुन, तो ऐसा होता था। पढ़ के कहाँ जाएगा, जाओ काम करो, जाए गाय से कौन चलाएगा, खेती कौन करेगा, इस तरह के लोग होते थे। सोसाइटी उस समय ऐसा था, है ना। हमको 5 बेटा होगा तो 5 लड़ने में जो है 5 आदमी रहेगा, अब लाठी लेकर के, इस तरह की बातें सोसाइटी होती थी। अभी क्या है, परिवर्तन हो रहा है इसमें। अब सब लोग क्या चाहता है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। अब जब तुम्हारे दादाजी को ले लो, तुम्हारे दादाजी कितने बेटे, 3 बेटे, तीनों बेटे पढ़े लिखे हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं। पापा कितने पढ़े हुए, मैट्रिक पास हैं। और उसके चाचा जी, वो भी मैट्रिक बीए। और एक तो चाचा जी, पता नहीं, बड़े पापा। हाँ बड़े पापा पूर्णिया में, पता नहीं, वो ज्यादा पढ़े। अच्छा, मान लो एमए किए होंगे, ठीक है, नौकरी कोई नहीं कर रहे अभी। अब ना सेकेंड जनरेशन में आओ, तुम्हारी मम्मी को नौकरी हो गया, और चाची सबको नौकरी है, बड़ी मम्मी को है। बड़ी मम्मी कौन चीज है, आंगनबाड़ी, रसोईया है, तो वही आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी सेविका है, ठीक है। 2 हो गया। अब देखना अगला जनरेशन में तुम दोनों को भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब शिक्षा पे विशेष जोर दे रहे हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो तब तक कहाँ सेटल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ये क्या होगा, धीरे धीरे आने वाले समय में ये सोसाइटी ही बदल जाएगा। दादाजी होंगे, आओ बाल बच्चा सब पढ़ लिख ले, कहने का चलो ठीक से, नहीं बोलो कोई बात नहीं। अब प्रेशराइज है कि भाई तुमको पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब धीरे धीरे ये फैमिली क्या होगा, एजुकेटेड होते जाएगा, है ना। ये चीजें होती है, स्वरूप बदल गए, इसको बोलते हैं सामाजिक स्थिति। अब जैसे हमारे यहाँ का ले लो उदाहरण,
हमारे बाबूजी 10th किए, ठीक है, फिर सोचे वहाँ तक दादाजी किसी को पढ़ने भी नहीं बोलते थे। मान लो हमारे घर में चाचा जी थे, उनको बोले पढ़ो, सबको पढ़ने पर विशेष ध्यान दिए, उतना ध्यान नहीं दिए जितना देना चाहिए, लेकिन दिए, ठीक है। अब हमारे ऊपर प्रेशर आया, मान लो अगला जनरेशन में हम लोग आ गए, हमने पढ़ाई की, मान लो हम जो हायर लेवल तक गए, अब जो है हमारा छोटका भी गया, अब हमारा और सब बाकी जो है युवराज है, घंटी बंटी, अभिनव, गुल्लू, सारे लोग जो हैं अभी सारे लोग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसमें मेरा लेगा तो हमारा सबसे लो हुआ, समझ गए ना। उस समय में सबसे कम पैसे जो लेता था 50 रुपया महीना लेता था स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ते थे। उस समय में भी 250-300 रुपया 500 रुपया लेता था कोई स्कूल प्राइवेट से, तो स्थिति था। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब एकदम टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ते हैं। अंतर हो गया ना एजुकेशन लेवल में, बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, पापा लोग गांव में ही रहते थे, चचा गांव से थोड़ा बाहर गए, पूर्णिया में रहने लगे, रूम लेकर के रहने लगे, ट्यूशन कोचिंग रेडियो सुनने लगे, समाचार पत्र पढ़ने लगे, परीक्षा देने लगे, वो स्टैंडर्ड हो गया। हम क्या किए, हम पढ़े, हम 10th किए तो हमको कहाँ भेजा गया, पटना भेज दिया गया। पटना गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, पढ़ाई का लेवल थोड़ा और बढ़ाए, 10th तक तो किसी तरह से दिन काट लिए। उसके बाद अब जो अभिनव है, गुल्लू, अभिनव को दिल्ली भेजे, गुल्लू को भी पटना भेजे हैं, तो वो सब एकदम खोजे कि भाई टॉप क्लास हो, टॉप मास्टर हो, पैसा चाहे जितना लगे, बेहतर पढ़ाई हो। युवराज, घंटी बंटी को देख लो, ये लोग भी बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, जो बढ़िया खर्चा हो रहा है भाई, जहाँ पर 50 रुपया महीना, यहाँ पर 8-8 हज़ार रुपया महीना दिया जा रहा है, 3-3 हज़ार रुपया महीना, तो स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब वो लोग का जो जनरेशन होगा, ये जो सारे बच्चे हम लोग के बैच में, इसका जो जनरेशन होगा अगला, ये लोग तो इधर का सोचेगा ही नहीं, सोचेगा बिहार में कौन सबसे टॉप स्कूल है उसमें पढ़ाएंगे, है कि नहीं। और अगला जनरेशन में जाओगे तो सोचेगा ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप स्कूल होगा वहाँ पढ़ेगा, और टॉप कॉलेज होगा वहाँ पढ़ेगा। ये कहाँ से डिपेंड करता है, ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे। तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, है ना। अब जैसे मान लो कि हमारे दादाजी थे, तो दादाजी के अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, उसमें से बहुत कम लोग शिक्षित थे, ठीक है। तो जैसा सोसाइटी वैसा स्वभाव, उसमें से आ गई दादी, दादी का परिवार थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो इनके जो बच्चे हुए, ये बच्चों पे पढ़ाने पे थोड़ा बहुत जोर दिया, जितना जरूरी था उतना नहीं दिया, लेकिन बोला पढ़ेगा, पढ़ाओ हल्का फल्का जो भी है। इनमें से कौन, पापा भी थोड़ा बहुत पढ़े, छोटका चचा भी पढ़े, बड़का चचा भी पढ़े। अब इनको हो गया जॉब, हो गया, पहला जॉब हुआ, मान लो 5,000 रुपया महीना से स्टार्टिंग हुआ, 3,000 4,000 5,000 जो भी हो, तो ये हुआ। अब देखो इनका सोच थोड़ा सा बढ़ गया, अब बोला कि भाई हम जब नौकरी कर लिए, हम फिक्स हो गए, हमारा जो आने वाले जो बच्चे हैं वो सारे पढ़ने चाहिए अच्छे से। अब इसका सोसाइटी कैसा हो गया, ये पापा लोग थे गांव में रहने वाले, तो गांव का सोसाइटी थोड़ा बहुत शिक्षित पढ़े लिखे लोग, उसका सोसाइटी था, उस हिसाब से सोचा अच्छा बने हमसे। अब इनको जॉब हुआ तो इनका 10 गो 5 गो दोस्त हो गया होगा जॉब होल्डर, देखता होगा सब शिक्षित है, सब पढ़ा लिखा है, सबको नौकरी है, सब अच्छे से जीवन जी रहा है। इन्होंने क्या किया, हम पे इन्वेस्ट किया, जो चाचा दीदी थे वो क्या किया, हम पे इन्वेस्ट कर दिया, ये पढ़ लेगा तो इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो हम पे इन्वेस्ट किया, वही 50 रुपये से शुरू किए थे, 280 रुपया महीना पे ख़त्म हो गया 10वां क्लास में। यानी एक क्लास में एडमिशन करवाए थे तो 50 रुपया महीना था उसी स्कूल में, उसी स्कूल से 10वां तक किए, 280 रुपया महीना पे कंप्लीट हो गया। ये हुआ, हमने उसमें पढ़ा। अच्छा, इनके हिसाब से बेहतर स्कूल था, जहाँ पर हमको अच्छी पढ़ाई मिल रही थी, ठीक ठाक था सारा चीज़, जितना मेरा बैलेंस था, जितना खर्च था, उस हिसाब से स्कूल सही था। अब क्या हुआ, हमारे बाद छोटका का भी, उसको भी पढ़ाई में खींचे, वो मेरे से बढ़िया महंगा कॉलेज में गया। उसके बाद जो उसका छोटका देख लो, अभिनव को देख लो, गुल्लू को देख लो, अब ये लोग भी टॉप स्कूल में पढ़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब सर्किल चेंज हो गया। अभी सोसाइटी कैसा बन रहा है, ये नया सोसाइटी हम लोगों का बन रहा है, हम लोगों का थिंकिंग पावर है भाई, हम अपने स्तर से सोचते हैं। अब इन लोगों में जब ये लोग सेटल होगा, इसका लेवल भी क्या हो जाए, इसका अलग अलग सोसाइटी बनेगा, सब अलग अलग जगह जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज जाएंगे। तो यानी क्या हुआ, सामाजिकीकरण होता है। इतिहास के कारण क्या होता है, सामाजिकीकरण होता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है कि नहीं। जीवन में बहुत परिवर्तन होता है इससे। अब हम इतना क्यों बोल पाते, इतना क्यों सोच पाते हैं। यदि हम घर में होते, यदि हम पढ़ नहीं पाते, कहीं नहीं जाते, तो हमारे पास इतनी समझदारी नहीं बढ़ती, है ना। ये सब किसके कारण हो पाता है, तो कहीं ना कहीं सामाजिकीकरण से। जिस परिवेश में हम रहते हैं वो सामाजिक कहलाता है, ये चीज़ें। उसके बाद
अब देख लो बौद्धिक विकास भी, तो आर्थिक विकास। अब चले जाओ किस पे, आर्थिक विकास पे। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ के लिए, है ना, आर्थिक विकास। तुम्हारे पास 100 रुपया है तो जितने लोग के पास 100 रुपये के मालिक है वो सबसे तुमको जान पहचान हो जाएगा, वो तुमको हेल्प करेगा, तुम भी उसको हेल्प करोगे। लेकिन तुमको कोई 10 करोड़ या 10 लाख रुपया हेल्प कोई नहीं करेगा। तुम 10,000 कमाते हो तो तुमको जो वही 10,000 5,000 वाला देगा, हेल्प करेगा, ऐसा होता है सोसाइटी। तुम्हारा ये सोसाइटी हो गया। तो आर्थिक विकास भी जो है बहुत डिपेंड करता है सोसाइटी कैसा होता है, सामाजिकीकरण के स्थिति पे। वो किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा इनकम कितना है ना। अब यदि इनकम उसी दादा, उसका किताब रख लो तो अब क्या है, हमने क्या बताया, देखो 2 चीज, एक सोसाइटी, एक सोसाइटी, उसके बाद क्या होता है इकोनॉमिक कंडीशन, ये डिपेंड करता है। इसके बाद तब आता है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। अब कहोगे क्या, फिर से सोचो, तुम्हारे पिताजी जिस गांव में रहते हैं, तुम्हारे आसपास पड़ोसी, सबका सोच उस तरह का है। वो हल्का फुल्का सोचते हैं, अच्छा पढ़ लो, अच्छा कुछ कर लो, ऐसा वाला, ठीक है। उसका सोसाइटी था, उसके हिसाब से उसका इनकम था, जितना खेती होता था, जितना कमाते थे, उसमें खर्चा होता था, साल भर का बीमारी ये वो सारा खर्च करके फिर से खेती में लगा के, उस हिसाब से उसका बौद्धिक विकास हुआ। सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अब तुम्हारी मम्मी अब टीचर बन गई, अब इसका सोसाइटी कैसा हो गया, इसके आसपास कौन, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक लोग, है ना, उसमें से हम भी हो गए शिक्षक। अब तो मान लो कि हम भी कुछ अच्छा ही सलाह देते हैं और कोई भी देता होगा, ये भी किसी को कुछ बोलती होगी, इसका सोसाइटी थोड़ा सा बदल गया। सोसाइटी बदला जैसे इकोनॉमिक कंडीशन भी बदला। सोसाइटी कैसा होना चाहिए, ऐसा ऊपर की ओर जाना चाहिए, ग्राफ डाउन नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सोसाइटी बहुत बढ़िया है, कल जाके कटोरा लेके रोड पे बैठे रहे, तो वो तो होगा नहीं, तो उसका सोसाइटी फिर और खराब हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक कंडीशन और डाउन हो जाएगा। तो सोसाइटी पर डिपेंड कौन हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन। सोसाइटी अच्छा हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक। अब पैसा भी आ रहा है, अब इकोनॉमिक कंडीशन आ रहा है तो तुम एजुकेशन अच्छे से लोगे तो इंटेलिजेंस तो बढ़ेगा ना। अब कहोगे इंटेलिजेंस मतलब क्या, तो कोई बच्चा तो जन्मे से तेज होता है, लेकिन सोचो एक छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, इसको हम पौष्टिक आहार देंगे तब तो इसका ब्रेन सही से काम करेगा, इसको समय पे भोजन देंगे। बहुत सारा बच्चा को तो खाने के लिए नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक है कि सोसाइटी से इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, बौद्धिक विकास हो जाएगा, है कि नहीं। अभी तुम्हारा मन करेगा तो ऑनलाइन सर्च मारोगे, साइंस एक्टिविटी का बुक तुरंत मंगा लोगे, ऑनलाइन अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है कि नहीं। वो यही सोचना पड़ जाता है कि सुबह क्या खाएंगे, सबसे सस्ता चावल ढूंढ के लाओ दुकान से, आज भाते दाल खा लेते हैं, भाते नमक खा लेते हैं, तो फिर बुक लगने के लिए सोचते, कभी नहीं सोचते। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो हम कुछ भी मंगवा सकते हैं, है ना। तो तुम्हारा हो सकता है कि उस फील्ड में 2-4 जगह 5 जगह जो है बहुत सारा दिमाग में, मतलब क्या कहते हैं, उस तरह का माइंड का डेवलपमेंट होगा। अब मान चलो हमको पेंटिंग भी आता है, इंटरेस्टेड मान लो, तो उस समय हमको जो रंग लाते थे, या तो मोम कलर, या तो स्केच कलर, या तो वाटर कलर, 3 कलर होता था। अब रंग बिरंग का कलर मिलता है, पेंसिल वाटर कलर पेंसिल यूज किया है कभी, नहीं किया यूज, कल खरीद के दिए थे, वहाँ पूर्णिया में थे। तो अब सोचो हम कभी जिंदगी में नहीं देखे थे पेंसिल कलर, तो देखबो किए हैं वाटर कलर पेंसिल, हम सोचे कि कुछ होगा स्पेशल। तो ये चीज़ है, तो कितना समय बदल गया, टेक्निक बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, तो ऑटोमेटिक है बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनेंगे। तो ये चीज़ अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी का आर्थिक स्थिति का और बौद्धिक तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। नहीं है, यदि किसी गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है तो बहुत गरीब होगा तो उसका दोस्ती भी उसी तरह के लोगों से होगा, तो उसका सोसाइटी वैसा है। इनकम कम हो ही गया, तो जब इनकम कम गया तो ही काम करेगा, या तो खाना खाएगा, आराम से सोएगा, या मोबाइल देखेगा, टाइम पास करेगा, है ना। ये चीज तीनों क्लियर हुआ तुम्हारा। पढ़ने का मतलब एक समझना है कि आखिर बात क्या है, कहाँ तक है, इतिहास से क्या फायदा हुआ। तो ये तीनों चीज डिपेंड करता है तुम्हारा बेहतर स्थिति है या नहीं है, क्या क्या है। का अध्ययन इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो इतिहासकार पढ़ता क्या था, एक सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन, बौद्धिक कंडीशन। अब सीधा सा हड़प्पा का बात किया तो इसका मतलब उसका सोसाइटी तो अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छा था उसका, तब तो इतने अच्छे तरीके से एकदम चकोर रोड होता था,
रोड के किनारे नालियाँ होती थी, बिल्डिंग बने हुए रहते थे एकदम सुंदर से। बिल्डिंग के साथ साथ जो है रंगाई पुताई सारे बिल्डिंग एक डिजाइन का। यहाँ पर सब अपना अपना जो मन सो जैसा मन तैसा मकान बना लेता है। तो ये लोग कितना डेवलप था, इसका सोसाइटी डेवलप था, इसका पैसा भी हुआ तो मकान बनाया उस समय में, उतने पुराने समय में। इसका मतलब इसका बिजनेस तगड़ा था, और इसका मतलब उसका ब्रेन भी एक्टिव होगा, यानी कि सारे लोग इंटेलिजेंट होंगे, अधिकतर लोग इंटेलिजेंट होंगे, तब तो नया नया चीज़ करता था। उस समय जो कंगन बनता था, गला का हार बनता था, उसमें नक्काशी होता था, उसमें डिजाइन होता था। अब तो मशीन से बनता है, अब तो मशीन में जो डिजाइन वो बन जाता है। उस समय कैसे बनाता था, सोना का सामान बनता था ना, जेवर, वो सब हाथ का कलाकारी होता था। लेकिन सोचो कि कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। तुम यहाँ बैठोगे, इतना ठोका सोना का टूट गया दाना, उसमें कुछ कुछ डिजाइन करने के लिए, पता चलेगा इधर से गरम करके गला रहे तो गल के उधर चला गया, उधर से कित इधर आ गया, ये चीज़ होता था। अब देखो, तो अभी तक में हम लोग 2-3 चीज़ें देखें। क्या देखे भाई कि एक तो देखे कि इतिहास क्या होता है, एक क्या देखे इतिहास क्या होता है, दूसरा क्या देखे कि तिथि का क्या मतलब होता है, तिथि क्यों होता है, निश्चित होता है, किसी में अनिश्चित होता है। तीसरा चीज ये देखे कि इतिहासकार जो है पढ़ता क्या है, क्या चीज के बारे में विशेष ध्यान देता है। एक हो गया सामाजिक बढ़िया तो आर्थिक भी बढ़िया हो जाएगा, आर्थिक बढ़िया होगा तो बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, यानी कि बुद्धिमान लोग भी होंगे, है ना। अब महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, ये भी IAS का एग्जाम निकाले थे उस समय में। ये लोग इंग्लैंड विदेश गए थे पढ़ने के लिए। तो सोचो कि कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा होगा, ये जिस सोसाइटी में रहते होंगे सोसाइटी बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ है। अब मान लो ना कि पनोरमा में जो है बिल्डिंग खोज रहे हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम होगा, सारे पैसे वाले लोग लेंगे बिल्डिंग, सबका बच्चों का डेवलपमेंट उस तरह का होगा। अब यहाँ पर यदि तुम खेलने जाओ, गाली गलौज करेगा बच्चा सब, यदि ये गरीब का बच्चा हो कोई भी, जिसको सही शिक्षा सही संस्कार न दिया जाए घर में, तो वो तो सीखेगा जैसा सोसाइटी में रहेगा, और उसके साथ तुम भी खेलोगे, तुम्हारे साथ भी वो ऐसा करेगा। पढ़ेगा, तुम लोग 10वां क्लास में है, अथी क्या कहते हैं, कासू का कहानी है कोई, एक अमीर बाप का एक बिगड़ेल बेटा, एक गरीब का बेटा था, ऐसा ही कुछ। ये 2-3 चीज़ देख। तिथियों के आधार पर जो है 3 भाग में, अभी तुमको बताए थे कि इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक को प्राचीन में, एक को मध्य में, आधुनिक, एक को आधुनिक में बांटते हैं। प्राचीन को हम लोग एंशियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंशियंट बोलते हैं। मध्य को मीडिएवल बोलते हैं, और आधुनिक को मॉडर्न बोलते हैं। 3 टाइप में हिस्ट्री हो गया, समय के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, तो कुछ खास है नहीं, ये अपने हिसाब से बांट दिया। यूरोप में आधुनिक काल 15वीं और 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। आधुनिक काल किसको कहा गया, जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गया, जहाँ पर औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, उद्योग लगना शुरू हो गया, फैक्ट्री लगना शुरू हो गया, ये सारे के सारे चीज़ क्या कहलाए, आधुनिक काल। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, तो अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये 16वीं 15वीं क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया, हमने अभी बताया था कि मान लो कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0, यानी पहला साल यहाँ से शुरू हुआ, इसके बाद जो है पहला 100 साल, 0 से लेकर के 100 साल, ये कहलाएगा पहली शताब्दी। पहली शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, ठीक है। अब 100 से 200 के बीच जो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी शताब्दी, है ना। अब अभी हम लोग का चल रहा है 1900 से 2000, ये कौन सा शताब्दी हुआ, ये 19वीं हुआ, 20वीं हुआ, लास्ट वाला को देखते हैं ना, 100 से 200 दूसरी शताब्दी, इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है 2000 से 2000, हाँ 2100, 2000 से 2100, 2000 से 2100 हुआ ना, यानी तुम लोग, हम लोग 21वीं शताब्दी में मरने वाले हैं, ठीक है। हम 2 शताब्दी में आ गए, क्योंकि मेरा जन्म जो है 1992 है, तो हम जो है कौन से 20वीं शताब्दी में भी थे, 21वीं शताब्दी में भी है, तुम लोग 1 के शताब्दी में चले जाओगे। हाँ 2011 में जन्म लिया है ना, 90 साल कोई नहीं जीता है, 60-70 साल, 21वीं शताब्दी ही देख पाओगे बस। तो शताब्दी समझ में आ गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही यूरोप में क्या आ गया था, मॉडर्न
हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल, आधुनिक समय। अब बोलोगे क्यों आधुनिक काल किसको कहा गया? जब लोग शिक्षित होने लगे, जब लोग नया नया चीज़ खोजने लगा, नया नया इन्वेंशन करने लगा, तो वो चीज़ क्या कहलाया? आधुनिक काल। इसमें यूरोप वाला जब ये भी चर्चा की 15वीं और 16वीं शताब्दी, इसमें लोग क्या किया बता दो। तो ये क्या? पुनर्जागरण। क्या किया? पुनर्जागरण। ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब ये हुआ, पहले था राजतंत्र, राजाओं का शासन। इसको बताया भैया ये तो हमारा शोषण कर रहा है, एक तो हमारे यहाँ राज कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, टैक्स वसूल रहा है। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, देख लो कैसे टैक्स वसूल रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? जैसे हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 3 लाख से 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख से जैसे ऊपर हुआ पैसा, नहीं 3.5 लाख से, 3.5 लाख से जैसे ही ऊपर हुआ, तो जितना ऊपर हुआ उस पर टैक्स लग जाएगा। कितना? तो 5%। एक टैक्स हो गया। अब तुम खाता में जितना लाओगे, जितना तुम्हारा बाहर होगा, सारा जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो जितना एंट्री हुआ तुम्हारे अकाउंट में, तो उसमें 3.5 लाख से ऊपर जितना पैसा हुआ उस पर क्या होगा? 5% का टैक्स लगेगा। टैक्स दे रहे हैं। यदि मान लो हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपये आया, तो 10 लाख रुपया का टैक्स लिया। लेकिन अभी हम पेन खरीदने गए, इस पर भी टैक्स है। कॉपी खरीदे, उस पर भी टैक्स है। पैसा तो मेरा है। यदि मान लो कि टैक्स सरकार को लेना ही है पब्लिक से, तो सामान पे तो ले ही रहा है, तो ये डबल टैक्स ना हो गया? फिर ये हम नौकरी कर रहे हैं, हमको पैसा दे रही सरकार, उस पर भी टैक्स ले रही है। यदि 3.5 लाख से ऊपर हुआ तो आपको 5% देना पड़ेगा। ये अब जितना सामान हम खरीदते, कलम से लेकर के पेंसिल से लेकर के आलपिन से लेकर के कांटी तक, सब में टैक्स जाती है सरकार को। तो फिर क्या? तो डबल फायदा। तो हमसे तो पैसे ले रही है, और जब पैसा ले रही है इतना सारा टैक्स सबसे, पब्लिक से, जैसे कि कहोगे कि सर गरीब आदमी भी टैक्स देता है, तो देता होगा, सामान तो भी खरीदता है। भले वो लोग पेमेंट का खाता वाला टैक्स नहीं देने आता है, लेकिन सामान तो खरीद रहा है, उसका टैक्स तो वो देता होगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? सरकार के पास सारा टैक्स जा रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए पुनर्जागरण होना चाहिए, यानी कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। भैया स्कूल का मकान ऐसा क्यों टूटा हुआ है? स्कूल का व्यवस्था ऐसा क्यों है? स्कूल में टीचर क्यों नहीं है? स्कूल में कंप्यूटर क्यों नहीं सिखाया जाता है? तो लोगों को पता नहीं है कि टैक्स हमारा है, इसमें पुनर्जागरण। तो ये सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? कहाँ हुआ था? यूरोप में। तब ना यूरोप में देखता है बहुत शिक्षित लोग हैं, वहाँ पर जो है 13 से 14 साल के ऊपर के बच्चे जो है गार्जियन पे डिपेंड ही नहीं होता है, अपना सेल्फ कमाता है, सेल्फ खाता है, सेल्फ जो भी करना होता है, खुद पार्ट टाइम काम करके क्लास कर लेता है, सारा पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है। कैसे? तो वहाँ पर क्या है? सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग शिक्षा के प्रति एकदम जागरूक। धर्म सुधार आंदोलन क्या हुआ? धर्म सुधार आंदोलन। एक तो हो गया तुम्हारा पुनर्जागरण, जो तुम्हारे प्रति क्रूरता हो रहा है, जो तुमको सताया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे हमने जियो की बात किया, ये हम पे तो शासन ही नहीं कर रहा है, इसके पीछे आवाज़ उठानी चाहिए। हर गांव में हर जगह नेटवर्क नहीं पहुंचा है, पैसा सबसे ले रहा है, सब रिचार्ज करवाता है फ़ोन के चक्कर में। अब बताओ हमको फ़ोन करना है, हम जा कर के खेत में तो फ़ोन करेंगे नहीं। तो ये बात है। अब तुम यहाँ देखो कि धर्म सुधार आंदोलन भी उन्होंने किया, क्योंकि इसके पीछे पाखंड होता है। क्या होता है? पाखंड होता है। चलो पाखंड क्या होता है भैया? अरे पेट दर्द कर रहा है ना, झाड़ देते हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि जो चीज़ सच्चाई है, अच्छा तुम कहोगे जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, है कि नहीं? अब कोई कहेगा अरे मुस्लिम तुमको गाली दे दिया, मुस्लिम हिंदू को मार दिया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं। या मुस्लिम कहेगा अरे हिंदू लोग हमको मार दिया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोग आवेग में आकर के कुछ घटना कर लेते हैं, उसको सांप्रदायिक घटना बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। जब दो धर्म के बीच लड़ाइयाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं, सांप्रदायिक झगड़े बोलते हैं। अब सोचो यूरोप जैसा देश क्या किया? धर्म सुधार आंदोलन किया। धर्म सुधार आंदोलन क्यों किया? बोला भैया ये सबसे बड़का बीमारी है ना। यदि सोचो एक स्टैंडर्ड तरीके से
तो हम पढ़ा रहे थे ऑनलाइन ही, हमको एक मुस्लिम लड़का जो है मैसेज किया समस्तीपुर से, बोला कि सर आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। चूँकि है क्या कि इसमें ये रट के लिखने वाली चीज़ नहीं है, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुमको अपनी भाषा में लिखना है। फिर तुमको भी तो कल राइटर बनना है, तुमको भी तो कुछ, तुम्हारे अंदर भी तो कुछ होनी चाहिए। हम जो कोई बात समझा पा रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं मेहनत होगा, शिक्षकों का होगा, सोसाइटी का होगा, सबसे सीखते हुए आज बोल पा रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो अब देखो कि ये क्या क्या धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया, क्यों? अब उदाहरण बता रहे थे हम लोगों का अपने धर्म के बारे में। हम लोग हिंदू हैं, है ना, कोई मुस्लिम होगा। अब सोचो वो लड़का मुस्लिम था, वो जानता होगा कि हम हिंदू हैं, हमको बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पूरा सोशल साइंस पढ़ा दीजिए, तो कोई श्रद्धा होगा तब तो। उसके लिए तो हम शिक्षक हैं, टीचर है ना, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन लोग क्या करता है, धर्म के कारण एक दूसरे से लड़ते रहता है, और वो भी किसके कारण? अज्ञानता के कारण। अब जो लोग ऐसा करता है, जो धर्म के कारण लड़ाई करता है, जो मुसलमान जो लड़ने वाला होता है, जो हिंदू जो लड़ने वाला होता है, उसको पूछोगे गीता क्या होता है, गीता के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम को पूछ दो ऐसे व्यक्ति, कुरान पूरा तुमको जानकारी है, पूरा कुरान के बारे में तुम बता सकते हो, उसको खुद नॉलेज नहीं होगा। तो धर्म अच्छा तब होता जब तुम उसके जो भी ग्रंथ है उसके बारे में तुम्हें नॉलेज होती। क्या तुमने रामायण पढ़ा है, कभी महाभारत पढ़ा है, कभी वेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा। उसकी शिक्षा देती है कभी मम्मी, बोलती है कि कभी कभी सुना करो, इसके बारे में सीखो, पढ़ो, चूँकि हम हिंदू हैं, बोलती है? नहीं बोलती है। तो यानी इसके पीछे सिर्फ कौन धर्म को चलाता है? पंडित जी। पूजा करवाते हैं, पंडित जी को बोला, लगता है पूरा धर्म का ठिका वही ले लिया। जब सारे लोग हिंदू हैं, सबको ये नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। अब मानो कैसे होगा, पंडित जी बहुत ज्ञानी होता है, तो मंत्र तो हमें भी पढ़ने आते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षय मातृतात् महामृत्युंजय मंत्र। और ऐसा करके एगो भोजनो मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं वै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ओम शांति शांति शांति। कैसे हुआ? तो प्रैक्टिस से। अब तो यहाँ नहीं कहेगा पंडित जी को ही पढ़ने आता है। जब हम हिंदू हैं तो हमें ज्ञान होनी चाहिए, और कोई मुस्लिम है तो उसे कुरान के बारे में भी पता होना चाहिए, और पता ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें जो नियम है उसको तुम्हें अमल करनी चाहिए। अब बोलोगे सर जब हम वो सब चीज़ पढ़ेंगे तो मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, वो सब पढ़ के क्या फ़ायदा? हो सकता है कोई बोले। तो सोचो उस समय भगवान राम जब लंका से लौट रहे थे तो विमान से आए थे, पता है कि नहीं? पुष्पक विमान से, सुना है कभी? कैसे चलता होगा जहाज? कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा तब तो। उतना पुराना समय में एक पुष्पक विमान हवा में उड़ के आता था, कोई तो टेक्नोलॉजी होगा। उस समय में हनुमान जी हवा में उड़ के गए थे, कोई तो टेक्नोलॉजी होगा, बिना वैज्ञानिक का तो नहीं। राम सेतु पुल बना था समुद्र पे, पता है? जिसमें गिलहरी भी जो है बालू दे रही थी, उसके पीठ पे भगवान राम हाथ फेरे, ऐसा कहा जाता है कि उसके पीठ पे दाग बन गया। उसमें नल नील नाम का 2 इंजीनियर था। सोचो उस समय में इंजीनियर था, जिस पत्थर पे राम का नाम लिखता तो उसको फेंकता तो वो तैरने लगता था। नहीं, उसके हाथ से जो पत्थर फेंका जाता था वो पानी में तैरने लगता था। तो उस समय में भी टेक्नोलॉजी था, भले लोग ना जाने। तो धर्म सुधार इसलिए किया गया कि धर्म के आड़ में लोग जो है धंधा बना दिया। क्या किया है? धंधा बना दिया। अभी देखो पहले संत महात्मा लोग आते थे, जैसे भगवान बुद्ध का नाम ले लो, महर्षि मेही का नाम ले लो, ये लोग उतने दान लेते थे जितना आवश्यकता थी। जैसे भगवान बुद्ध का कुछ नियम था, तुम्हारे यहाँ गया भिक्षा मांगने तो तुमसे उतना ही लेगा जितना उसको भूख लगा हुआ है, एक रत्ती एक्स्ट्रा पैसा तक नहीं लेगा। आजकल के संत महात्मा लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप उसको लाइए तो 5000 दीजिए एडवांस, गाड़ी भाड़ा एसी में आएगा। उसके बाद विदाई में बढ़िया कपड़ा चाहिए, एकदम अरविंद मिल का क्वालिटी वाला कपड़ा। उसके बाद विदाई में कम से कम 5100 रुपया चाहिए। ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ये धर्म के पीछे क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है। तो धर्म हमें ऐसा नहीं गलत चीज़ सिखाता है, धर्म हमें बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है। धर्म कहता है हिंसा नहीं करने के लिए, धर्म कहता है लड़ाई नहीं करने के लिए, धर्म कहता है मतभेद नहीं करने के लिए। लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को मारने के लिए क्या होता है? उतारू होता है। तो धर्म सुधार करवाया गया। कहाँ पर? ये आंदोलन चलाया गया कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, यूरोप यानी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड का लोग होशियार होगा तब तो सोचा कुछ ना कुछ नया करना है, भौगोलिक खोजें शुरू कर दी।
भौगोलिक खोजें शुरू कर दी। अब आज तुम पढ़ रहे यूरोप महादेश, अच्छा एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, खोजने वाला कौन? यूरोप। भौगोलिक खोजें शुरू कर दी, अरे खोजो दुनिया में क्या क्या है। पहले उसको लगा कि जो है धरती कहीं खत्म हो जाए, कहीं गिर न जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो है आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, हमारे देश में थी, व्यापारें हो रही थी। व्यापार हमारे देश में बहुत पुराना समय से ईरान से हो रहा है, राम भगवान के समय में भी ऐसा। तो ये चीज था। अब सोचो कि दो चीज किया। पहला काम क्या शुरू कर दिया कि पुनर्जागरण। तो क्या है, क्या पुनर्जागरण, ये तो शुरू कर दिया। पुनर्जागरण में क्या हुआ, लोगों को जागरूक करना। किसके खिलाफ? राजाओं के खिलाफ। राजा जो है मनमानी करता था, राजा सब जो एकदम शराब पी के इधर अय्यासी कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, उसका बाल बच्चा सब ही राजा बनेगा, कोई और बन नहीं सकता है, उसकी मर्जी है, काम करे ना करे। लेकिन लोगों से टैक्स वसूलता था कि तुमको 10 किलो अनाज में 1 किलो हमको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोड़े बरसाए जाएंगे। दूसरा चीज क्या हो गया, भौगोलिक खोजें शुरू की। भौगोलिक खोज, एकदम वो लोग दिमाग लगाने लगा रहे चलो कहाँ। तब ना वहां से आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा और यहाँ बेचारा आया, कालीकट में उतरा गुजरात में, और उसको जो यहाँ पर जो है मसालेदार भोजन सब खाने को मिला रहे, उसका जी तो लपलपा गया, अच्छा अच्छा खाना मिल के। और हमारे यहाँ तो पढ़ने पे कोई ध्यान देता नहीं था, राजा महाराजा, पैसा का कमी नहीं था, सोना जवाहरात का, भोजन 56 प्रकार का चलता था। यहाँ भोज में हम लोग 10 प्रकार का खाते खाते थक जाते हैं। भोज में कभी खाया है प्लेट लेकर के, थाली लेकर के जो टेबल पे होता है, हाँ, उसमें इतना बोझ देता है। आज भोजों में देखो, आजकल का भोज जो होता है गाँवों घर में, सब चीज पूरी सब्जी वाला भोज के दिन जाओ, पूरी सब्जी चटनी फलना चिलना बुनिया जलेबी रसगुल्ला सब चीज एक में बोझ देगा। अब जो खाने का मन है वो नहीं खाया जाएगा। तब सोचो कौन कौन चीज खाने लायक है, ऐसा होता है। तो भौगोलिक खोजें शुरू किया। 1498 में सोचो वास्को डिगामा इंडिया आया, जा रहा था, वो एगो कोलंबस था, वो भी इंडिया खोजने चला था, आप पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका खोज लिया। खोजा क्या, सब चीज तो पहले से था, तुम्हारे खोजने से नहीं मिला है, सब तो पहले से ही ना होगा। भले वो लोग नहीं देखा, जानते नहीं, जागरूक हम लोगों के देश को लोगों को होना चाहिए। अरे पता करो दुनिया में और कौन कौन जगह है, कहाँ कहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, ये चीज है। तो वो लोग जागरूकता फैलाया, भौगोलिक खोजें शुरू कर दी। अब इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा चीज क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि धर्म के आड़ में लोगों का शोषण होता है। धर्म के आड़ में क्या होता है, लोगों का शोषण होता है ना, लोगों को लूटा जाता है, यही तो होता है। आज देखो बहुत सारे बाबा महाराज लगता है राजा महाराजा की तरह रहता है। संत का मतलब क्या होता है, बिस्तर तक पर भी नहीं सोना चाहिए, नीचे चटाई बिछा के जमीन पर सोना चाहिए। लेकिन आजकल के संत महात्मा लोग एकदम आलीशान पलंग में महल में सोते हैं। एक सतपाल बाबा थे, अंडरग्राउंड बिल्डिंग था अंदर में, एकदम जब अंदर घुसा पुलिस तो देखा तो राजमहल के जैसा अंदर बनाया हुआ जमीन के अंदर, खतरनाक। तब उसको पकड़ के जेल ले गए। ये चीज, तो इन बदलावों के चक्कर में देखो धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, और इसी के कारण जो वहां डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, प्रोग्रेस ज्यादा किया। सबसे पहले ट्रेन जो है कहाँ आया, यूरोप में ही आया। 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में ट्रेन चल चुका था। पहले वहां ट्रायल किया गया था, पत्थर का पटरी बनाया, पत्थर का पहिया बनाया, फिर उसके बाद लोहा चेंज किया, बदला, फिर ट्रायल ऐसे करते करते इंडिया में तो 1853 में आया था। अब वहां पर जो है बिजनेस शुरू हो गया। वहां पर शासक, उद्योगपति, व्यापारी, नाविक, वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र खोजने का प्रयास करने लगा। चलो कहीं ढूंढते हैं कुछ नया चीजें। अभी तुमको पता होगा कि जो है कैसे चांद पे पहुंच गया, कहता है अमेरिका जो है बहुत पहले 1969 ईस्वी में पहुंच गया चांद पर। आखिर वहाँ का टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा। इस काल में कुतुबनुमा कंपास के आविष्कार ने भौगोलिक खोजों को आसान बना दिया। होता क्या है कि जब तुमको कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो वो चीज अपने आप मिल जाती है, ठीक है। एक समय था चूल्हा पर भोजन बनता था, चूल्हा के बाद आया स्टोव। स्टोव देखा है तुम लोग, जिसमें कि किरासन तेल भर के पंप मारते हैं तब खाना बनाते हैं। अब आ गया गैस, उसके बाद अब आ गया इंडक्शन चूल्हा, बिजली में लगाओ, उस पर कुकर डालोगे तभी गर्म होगा, ऐसे खाली छोड़ दोगे तो हीटे नहीं होगा। वो मेरा जो कुकर है ना उसमें इंडक्शन वाला सेटिंग है पीछे,
पेंदी उसका देखना कुछ अलग टाइप का है। उसको जैसे रखेंगे तो वो हिट हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा होशियारी से पानी ना जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ते गया। इन लोगों के पास भौगोलिक खोज करने के लिए क्या मिल गया? कंपास का इन्वेंशन ये लोग कर लिया। किस तरह का कंपास? तो दिशा दिखाने के लिए कि भाई उत्तर दिशा चलो देखते हैं क्या क्या है, दक्षिण दिशा चलो, पूर्व दिशा चलो, ऐसा दिशा सूचक यंत्र पता कर लिया। पुर्तगाल के शासकों ने नाविकों और नौ चालकों को जहाज तथा आर्थिक सहायता दे करके, अच्छा हाँ, तो कोई भी जो भी नाविक था, खोजने के लिए कौन निकला? नाविक को मदद कौन किया? जो शासक था वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तो कंपास आ गया था इसके पास, इसका आविष्कार कर लिया था। आर्थिक सहायता भी दिया। अच्छा, नया जगह क्यों खोजा? अब कहोगे कि ये लोग खोजा नहीं भैया, ये लोग देखा ही नहीं था, और ये लोग इसलिए खोज में गया था। ब्रेनिस्ट जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? एक आदमी है, एक आदमी क्या करेगा? चलो और एक आदमी से मिलते हैं। मान लो हम ही स्कूल खोल रहे, तो 3 आदमी से मिले, 3 जो बच्चा आ गया, हाँ, अब इसको बोलेंगे आपके परिवार में कौन कौन रिलेशन में है? बोलेगा मेरे यहाँ एक फुआ है, एक फलना, एक चिलना, एक चिलना। ये बोलेगा मेरे यहाँ 2 आदमी है, मेरे चचेरा भाई सब है, ये सब है। अब बोलो तीनों के यहाँ जा करके बात किए, इससे तो मिलवे किए, अब इसके थ्रू अब इसके यहाँ गए तो क्या हो गया? मेरा बिजनेस तो बढ़ रहा है। तो इसका शासक क्यों किया? तो बोला नाविक को भाई खोजो, तुमको पैसा हम दे रहे जाने आने का, ताकि हमारा बिजनेस फैले, हमारे पास पैसा हो, है ना। सामान जितना बिकेगा उतना तो पैसा होगा, वही चीज है। तो कुल मिलाकर के इसका मकसद क्या था? तो व्यापार करना। क्या करना था? व्यापार यानी कि बिजनेस करना था, ठीक है। तो लोग जो है फालतू का पैसा खर्च नहीं करता है, कहीं ना कहीं कमाने के लिए सोचता है। स्पेन के कोलंबस, जिसमें कि हमने अभी अभी नाम लिया था, वो कहाँ का था? स्पेन का था। कौन था? कोलंबस। और पुर्तगाल का कौन था? पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। यानी कि यूरोप का लगभग जितने भी देश थे, सब लोग अपने अपने नाविक को बोला भाई तुम लोग घूमो हमारे पैसे पे। मकसद क्या था? बिजनेस करना। वास्को डी गामा जो भी था, ये भाई साहब 1492 में, 1492 गलती हो गया, देखो 1492, ये 1498 में ये भारत पहुंच गया, ये अमेरिका पहुंच गया। अब इसका मतलब ये कभी नहीं कह सकते कि भाई साहब ने खोज किया, खोज नहीं किया। पहली बार अमेरिका पहुंचा 1492 ईस्वी में। वहां पर भी सोसाइटी होगा, वहां के भी लोग रहते होंगे, खाना पीना खाते होंगे, जैसा भी हो। ये पहुंचा इंडिया 1498। और ये कौन सा? अब ये कहा गया कि भैया ये जो है समुद्री मार्ग का खोज किया। अरे तुमको नहीं पता था तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये भाई साहब क्या किया? समुद्री, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि भाई समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो यूरोप यहाँ पर है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद जो है इधर एशिया है, एशिया में यहाँ पर इंडिया है। इधर से रास्ता ब्लॉक था, पानी का जगह था नहीं, नाव से यहाँ से घूम करके, ऐसे घूम करके इंडिया पहुँचा। अब कहने लगा सब कि भैया ये तो जो है क्या क्या समुद्री मार्ग का खोज किया भारत पहुँचने के लिए। आजकल जो यहाँ पर सुएज नहर बन गया, सीधा लोग आ जाता है इधर से। ये चीज अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र, ये दक्षिण का क्षेत्र हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे भी मैप में पढ़ते हैं तो ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। इधर जो हो गया तुम्हारा ईस्ट हो गया अथी, और इधर वेस्ट हो गया। तो नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र था। उत्तर महासा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया आदि के बारे में यूरोप को पता चला। अब सोचो निकला नाव से, अब तो उसको जो है यहाँ तक जो पहुँचा, इसके किनारे किनारे इसको तो लगा भैया यहाँ भी हम सामान बेच सकते हैं बना बना के। इंडिया पहुंचा, इंडिया में नहीं बताया नो लोहा कोयला बहुत सारा चीज उसको मिलने लगा। उठा के फिर नाव से वो यूरोप ले गया, वहाँ फैक्ट्री में बना करके छुरी चाकू सामान वामान बना के वहाँ से फिर वापस ला के इंडिया में बेच लेता था महंगा में। सोचो कितना बड़ा बिजनेसमैन था। तो मकसद उसका वही था, पैसा कमाना। इन क्षेत्रों में यूरोप का व्यापारिक संपर्क हुआ। कालांतर में यूरोप ने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी, होता क्या है कि लोभ बढ़ते जाता है आदमी का, है ना। क्या हुआ? व्यापारिक संपर्क हुआ, पैसा आने लगा तुमको, तुम क्या करेगा? लोभ बढ़ेगा, है ना।
अब क्या किया, जैसे हम अभी स्कूल के बाद ये लोग क्या किया, यहाँ से बिजनेस करने लगा। अब धीरे धीरे उसको मन क्या कि जब हम यहाँ पर लोग से सामान खरीद के ले जाते हैं, फिर बना के फिर बेचते हैं, यदि उस पर हम ही कब्जा कर ले तो और अच्छा होगा। तो इसीलिए वो क्या किया, दिमाग लगाया, व्यापार से वो कहाँ चला गया, व्यापार से वो साम्राज्य बनाने पे चला गया, यानी राजा बनने को सोचने लगा, सपना देखने लगा कि हम यहाँ शासन करेंगे। एक जगह ने, हर जगह, भारतीय ठोम ने, भारत, उसके बाद नेपाल में तो खैर नहीं हुआ था, बांग्लादेश, उधर म्यांमार, मालदीव, सब पे। तो क्या नीति अपनाने लगा, या तो साम्राज्यवाद या तो उपनिवेशवाद, या तो अब कहोगे दोनों में क्या अंतर है। साम्राज्य का मतलब हुआ जिस पे कब्जा कर लिए, ठीक है। कब्जा करने का मतलब क्या हुआ, कि उदाहरण के लिए ले लो कि तुम्हारा घर है कहाँ पे, रुपौली में है, तुम पूर्णिया में जमीन खरीदा 5 कट्ठा, तो तुम्हारा ही हुआ, वो खरीद लिया तो पैसा दे करके। ये क्या हो गया, साम्राज्यवाद। क्या हो गया, साम्राज्यवाद, ठीक है। तुम्हारा घर है रुपौली, तुम पिपरा में स्कूल के बगल में एक जमीन खाली है, उसमें घर बना हुआ है, 25 गो बंदूक लेकर के गया, बंदूक कान में सटाया, भाई साइड हो चलो, सबको एक रूम में बंद किया, उसके घर पे एकदम रहना शुरू कर दिया कब्जा करके, ठीक है। अब हम कहेंगे उठो तो उठो, कहेंगे आम खाना है तो आम खाओ, रोटी खाना है तो रोटी खाओ, यानी शासन इसका चलेगा। तो ये हो गया उपनिवेशवाद, समझ में आ गया। कंट्रोल कौन कर रहा है, तुम ही कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा है नहीं। और साम्राज्यवाद क्या हो गया, जब वो तुम खरीद लिए किसी न किसी बहाने, वो क्या कहलाया, साम्राज्यवाद। तो अंग्रेज का तब उस हिसाब से भारत में क्या कहेंगे, उसका उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद बाद में हुआ। बाद में कैसे हुआ, पहले तो व्यापार ही था, उसके बाद उपनिवेशवाद हुआ। साम्राज्यवाद कब हुआ, वही कब्जा कर लिया, कब्जा ही ना किया सिर्फ, कोनो यहाँ पर तुरंत की बोला कि भैया हमारा भारत है, वो सिर्फ कब्जा किया। पहले व्यापार किया, फिर कब्जा किया, और उसके लिए भी क्या नीति अपनाया, फूट डालो राज करो, ठीक है। कैसे बोला, अब यहाँ 3 आदमी है, मान लो इसमें से एक आदमी अंग्रेज है, बाकी 2 आदमी है। क्या किया भैया, ये व्यापार करने लगा, तुमसे भी 100 रुपया से तुमसे ले रहा है, सामान खरीद रहा है, फिर तुमसे भी खरीद रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, दोनों को मुनाफा हो रहा है, राजा भी कमा रहा है, अंग्रेज भी कमा रहा है। अब ये क्या बोला, इसको ऑफर दिया, देख भाई तुम इस पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ, पैसा मेरा खर्चा होगा, सेना तुम दो। भाई इतना बढ़िया बोला कि दोनों आधा आधा ले लेंगे इसमें से। इस पे हमला कर दिया, 50 इसका हो गया, इसका आधा हो गया, इसको 1.5 मिल गया, इसको आधा मिला, इसके पास तो कुछ नहीं था। अब 2 गो और है उधर, अभी आधा ले करके इससे बात किया, रे भाई तुम हमसे मिलो, हम इस पे हमला करेंगे और इसका आधा आधा कर लेंगे। अब इसको इस पे हमला करवा दिया, ऐसा होता था। लड़ा करके जो क्या किया, पूरा भारत पे कब्जा किया। तो ये हो गया उपनिवेशवाद। इतना ही नहीं, सोचो कितना होशियार था वो, कब्जा करने के साथ साथ अपना धर्म का भी प्रचार कर रहा था। किस चीज का प्रचार कर रहा था, धर्म का प्रचार कर रहा था। अभी भी आदिवासी लोगों के लिए पूर्णिया में जो स्कूल है उसमें कहा जाता है कि जो आदिवासी हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे उसको हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, लेकिन कब, जब आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। सोचो, अपने धर्म में लोगों को जोड़ता है, ऑफर देता है, ऐसा होता है। संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। किस चीज का प्रचार प्रसार किया, संस्कृति का। अभी देखो तुमको जितना इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई है सेंट पीटर, कोई है सेंट जेवियर, सब सेंट वेंट जितना लगा हुआ है ना, सब क्रिश्चियन का स्कूल है, ईसाई धर्म का स्कूल, ठीक है। सब में तुमको दिखेगा कि ईसा मसीह का फोटो। हाँ जी, सोचो अभी तक वो चला रहा है। जितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं हमारे भारत सरकार के पास, उतने अच्छे स्कूल नहीं जितने कि उसके हैं ईसाई धर्म वालों का। तो वो अपने संस्कृति का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपना पैसा तो कमा ही रहा है। लूट तो हम ही लोग से रहा है अभी भी। 15वीं सदी में, अभी हमने बात किया था वहां पर, क्या 15वीं और 16वीं सदी में क्या हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, भौगोलिक खोज हुआ था, धर्म सुधार हुआ था, 3 काम हुआ था। यही 3 गो चीज सुधर गया तो ऑटोमेटिक है सबके पास पैसा होगा। नहीं,
पुनर्जागरण हो गया, तुमको बताया जाए कि भैया देखो तुमसे स्कूल वाला वसूल रहा है पैसा, 1500 रुपया महीना ले रहा है। हाँ, उतना जो पैसा ले रहा है तुम क्या उसके बदले ले रहे हो? कुछ नहीं, किताब का भी पैसा तुमसे लेवे किया। जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर तो बेकार है ना, मेरा पैसा तो गया। तो वही ये लोग किया कि पुनर्जागरण धर्म सुधार किया और यूरोप को आधुनिक बना दिया। अब आधुनिक जब बनेगा भैया, जब पढ़ा लिखा होगा, जब शिक्षित होगा, तो क्या क्या होगा? राजनीति भी होगी। क्या होगी? राजनीतिक। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। होगा कि नहीं? सभी शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे, सामाजिक व्यवस्था बढ़िया होगा। जब सामाजिक व्यवस्था बढ़िया होगा तो आर्थिक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जब आर्थिक ऑटोमेटिक अच्छा होगा, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। क्या होगा? अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास का मतलब ये नहीं है आंख बंद करो, भगवान कृष्ण के सामने 4 बार मत्था टेको तो तुमको आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या होगा? तो हमको उसके नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने जो बताया है ना, उसके नियमों को, उसके गीता को। धर्म ग्रंथ तो पढ़ते ही नहीं है। अंधविश्वास खत्म होगा लोगों का। तीसरा, लोग विचार विमर्श करके बोलेंगे। पहले लोग होता था, कोई दिक्कत होता था, लाठी निकालो, 4 लाठी तुम दो, 4 लाठी हम दो। लेकिन बात कैसे होना चाहिए? तर्कपूर्ण होना चाहिए। धार्मिक आडंबर खत्म हो जाएगा। रूढ़िवादी विचारधारा। लोग क्या कहता था पहले कि महिलाओं का शादी है, शादी हुआ, मान लो शादी वो भी बच्चे में कर दिया जाता था, यानी कि 4 साल 5 साल की उम्र में शादी करवा दिया जाता था। 2 लड़का लड़की, जैसे मान लो कि इससे भी छोटा बच्चा जब 5 साल का होगा और कोई इसकी रिलेशन में कोई लड़की होगी, छोटी सी बच्ची, शादी करवा दिया उसी दिन, ऐसा। अब बाद में ये टपक गया तो हो गई विधवा, उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। ये सब था आडंबर पहले। तो इन सब चीजों का उतने ही नहीं, रूढ़िवादी विचारधारा। लड़की पढ़ के कहाँ जाएगी? लड़की पढ़ के क्या करेगी? मथे पे चढ़ जाएगी। ये रूढ़िवादी विचारधारा हुआ। सोच ऐसा है। अब दूसरा सोच भी सोचता है अभी भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा बेटी को पढ़ाएंगे फिर तो दूसरे घर चले जाएगी, कमा के तो उसी को देगी। ये सब पुरानी सोच है, रूढ़िवादी विचारधारा है। अब तो खैर बहुत बदल चुका है। अब क्या, कैसा विचारधारा आया? मध्यकालीन में क्या था? वैज्ञानिक पद्धति आया। क्या आया? मध्यकालीन में वैज्ञानिक पद्धति आया, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से। अब सोचो ना, पेन आने लगा। हम भी लिखे हुए करची के कलम से, शुरू में छोटे बच्चे थे राइटिंग लिखते थे इंक में डुबा डुबा करके। तो वैज्ञानिक पद्धति आया। तर्क से लोग बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कोई भी चीज के बारे में पर्यवेक्षण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यदि गौर से सोचेगा कि हम जो है 1500 रुपया दे के आते हैं मास्टर को, तब हम नहीं पूछ पाते, नहीं बता पाते, दिक्कत तुम्हारा है। एक एक बुक पे देखा है तुम्हें कि टिकट साटा है 225 का, 350 का साट के रखा है। वो अपना बिजनेस चला रहा है, हम क्या ले रहे हैं? हम तो कुछ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीजें प्रयोग द्वारा नई व्यवस्था को स्थापित की जाती है। अभी स्कूल में TLM सब जो आया, कितना बढ़िया बढ़िया आया है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा बात को समझे। लोग क्या कह रहा है? अंधकार और पिछड़ेपन से बाहर निकल करके आ रहा है। पुराने समय में लोग कहता था, अरे महिला है, घूंघट तान के रहो। मम्मी जाते तो घूंघट लेती है घर में, लेती है ना, अब जॉब करने जा रही है। ये चीज भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण और धर्म सुधार की घटनाओं ने विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। तो ऑटोमेटिक हम लोग बताए कि जब नाविक जो है खोजने गया, कारण क्या था? उद्देश्य बिजनेस करना, व्यापार करना। तो व्यापार जब करेगा तो पुनर्जागरण भी होगा, धर्म सुधार, ये सब क्या है? सब बिजनेस को ही बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? बिजनेस को। अब कोई बच्चा जाके क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा, तुम ही लोग को मम्मी कहती है पूर्णिया भेजेंगे तो किसी क्रिश्चियन स्कूल में देगी, ऑटोमेटिक है, क्रिश्चियन स्कूल में देगी। और लोग का बहुत डिसिप्लिन होता है, सारा चीज सिस्टम से चलता है। इस स्कूल की तरह नहीं होता है, वो लोग फुल्ली वेल डिसिप्लिन होता है, सारा चीज रूटीन व एकदम सही तरीके से। हम यहाँ पर 3-3, 4-4 बार बोल चुके हैं कि बच्चे को प्रार्थना से पहले क्यों नहीं पहुँचवाते हैं स्कूल। 6 बजे आप कीजिए, तब ना सब बच्चा एक साथ असेंबली में बैठेगा, प्रार्थना करेगा। क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है उसका व्यवहारिक, विचारिक, सब चीज में बदलाव होना चाहिए, खाली पढ़ाकू नहीं बनाना। धर्म के स्थान पर धन का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर्पस क्या हो गया? पैसा कमाना। धर्म से भी ज्यादा क्या चीज है? पैसा कमाना।
परलौकिक के स्थान पर मनुष्य लौकिक हो गया। पहले क्या था, भगवान को लोग मानता था, है ना। बहुत सारे संत महात्मा, हम क्या बोले कि संत महात्मा लोग जो है आता है आजकल चंदा मांगता है 500, 1000, 5100 से कम में हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अब लोग अपना सुख को महत्व देने लगा। क्या करने लगा, अब सुख को महत्व देने लगा, है ना। यही बात है ना, सब फैसिलिटी देखता है, बिना फैसिलिटी का नहीं होता है। अभी तुम जो है हम ऐसे यूट्यूब पे वीडियो कॉपी बना रहे हैं, बच्चा बहुत कम देखेगा। जो हमको जानता है या सुनेगा उसको ठीक लगा तो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, ठीक। लेकिन किसको पसंद करेगा, अरे स्मार्ट बोर्ड वाला टीचर है, थोड़ा एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको देखेगा। तो लोग क्या करता है, अपना फैसिलिटी देखता है, सहूलियत देखने लगता है। 16वीं सदी में अच्छा कोई टीचर है, मान लो सब चीज रेडीमेड बना बनाया देता है, आंसर लिख के दे दिए एकदम बढ़िया से, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर कर दी, तुम क्या करोगे, याद कर लोगे, इतने नहीं कर सकते हो, समझ नहीं ना सकते हो। समझना अलग चीज हो गया, रट करके परीक्षा में बढ़िया लिख करके 100 में 100 नंबर ला करके दिखा दिए, फायदा। जीवन तो एक दिन का नहीं है, पढ़ाई तो जिंदगी भर नहीं होता है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं उससे यदि हम सीखेंगे तो हमारे जीवन में काम आएगा। 16वीं सदी में वाणिज्यवाद, वाणिज्य मतलब व्यापार के सिद्धांत का विकास हुआ। तब तो लोग समय के साथ साथ तो टेक्नोलॉजी सोचने लगा कैसे बिजनेस करें। पहले था कि भाई चावल तुम्हारे पास है, चावल को खरीदे तुम लोगों से, किसान से, उसको जाके बाजार में बेच दो। अब स्कूल में क्या हो गया, क्या बताया, हम इससे बात किया, अब इसका रिलेशन में 5 आदमी उससे भी बात करेंगे, कहेंगे आप बात कीजिए, आपके बच्चे में 500 कम कर देंगे, ये भी करेगा। अब उसको उसी तरह से डीलिंग करेंगे। तो नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, बिजनेस करने का तरीका बढ़ रहा है। क्या क्या मास्टर साहब 5 जो साल भर में 30,000 लगना चाहिए पढ़ाने में, 20,000 लगना चाहिए, क्या बोला, 1000 में कोर्स ऑनलाइन ले लिए बच्चे। 1000 में 1000 का कोई वैल्यू नहीं, अभी तुरंत ले लिया क्लास। तुम्हारे जैसे 100 बच्चा, 10,000 बच्चा, 5,000 बच्चा, 1 लाख बच्चा क्लास ले लिया। अच्छा फुर्सते नहीं है पढ़ने का, के 1000 लगा है, पैसा ज़्यादा लगा नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल हाथ में देखने का, क्लास देखोगे वीडियो, तो वो तो ख़त्म, उसका तो बिजनेस हो गया, वो तो करोड़ों अरबों करोड़ों कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अनुसार यूरोप में देशों ने उत्पादन में बढ़ोतरी और वस्तुओं के उत्पादन में भारी मात्रा में निर्यात करना उद्देश्य बना लिया। पर्पस क्या बनाया भैया, जिस देश में जाओ वहां पर तुमको अपना सामान ही बेचना है। क्या करना है, सामान ही बेचना है ना। और सामान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो, जितना ज्यादा सामान उत्पादन करोगे उतना कम खर्च आएगा बनाने में। एक मशीन बनाएंगे तो हमको सबसे पहले तो मशीन चाहिए बनवाने के लिए, उसी में टका खर्चा हो जाएगा, बहुत सारा लाई चाहिए ना, इतना फ्रेम बनवाने में, या एक तो ये स्टैंड बनवाने में हमको कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले पिघलाने वाला चाहिए, फरमा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 80 रुपया मिला हमको 70 रुपया में, इसको बनाने में हमको लग जाएगा 5 लाख रुपया, एक तो बनाएंगे। तो इसी प्रोडक्ट को हम 1 करोड़ बनवा लें प्रोडक्ट, तो मशीन लगेगा 2 लाख का। 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको 70 से गुना कर दो, 70 रुपया में बेचेंगे, तो 70 में दुकानदार को हम 40 रुपया में दिए, तो ये देखो कितना हो जाएगा। तो ये क्या किया अंग्रेज लोग 16वीं शताब्दी में, 15वीं में तो ये लोग जो है पूरा दुनिया घूमना शुरू कर दिया। और अगला 100 साल में सोचो, अब ऐसा नहीं कि वो 200 साल आदमी जिंदा रहता होगा, अगले 100 साल में वो क्या क्या सीधा प्लानिंग बना दिया, जितना ज़्यादा सामान का उत्पादन करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना हमको कम खर्च आएगा। कुरकुरे का पैकेट में जो है हवा भर के जो देता है, इतना पैकेट उत्पादन करता है, बहुत थोड़ा मात्रा डालता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है। देखो हर दुकान में तुमको मिलेगा कुरकुरे, चाहे गलियों गाँवों का सरा हुआ दुकान है उसमें भी रहता है। सोचो वो कंपनी वाला गरीब गांव तक पहुंचा दिया है, किस चीज़ को, कुरकुरे को। सोचो उसका कितना बड़ा नेटवर्क है। उसको छोड़ दो, तुमको पल्स चॉकलेट हर दुकान में मिल जाएगा, डेयरी मिल्क हर दुकान में मिल जाएगा। और डेयरी मिल्क कंपनी कहाँ की है, यूट्यूब पे सर्च करना तुम, या गूगल में सर्च करना। अब सोचो को कंपनी वाला दुकान में डेयरी मिल्क को पहुंचा दिया। उतना ही नहीं, ये जो है किधर गया, 2020 अग्नि 2020 पेन हर दुकान में तुमको मिलेगा। पूर्णिया में लो, पटना में लो, दिल्ली में लो, हर जगह मिल जाएगा तुमको। हॉर्लिक्स हर जगह मिल जाएगा, हॉर्लिक्स कंपनी है ना, कॉम्प्लान वो भी तुमको हर जगह मिल जाएगा। तो सोचो कि नेटवर्क कितना बड़ा कर लिया। तो किस पर्पस से, बिजनेस पर्पस से, क्योंकि वो प्लान ही बना लिया भैया, जितना उत्पादन करोगे ना उतना तुमको सस्ता पड़ेगा।
अच्छा, अब कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग का जो स्कूल का किताब है प्राइवेट स्कूल वाला, ये तो सरकारी है, प्राइवेट सरकारी है ना भारतीय वन का, इसके स्कूल का जो बुक है उस महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका तो उतना बिक्री होता नहीं है, उत्पादन कम करता होगा तो महंगा होगा ही, ऑटोमेटिक है। जिस सामान का उत्पादन ज़्यादा हुआ रेट ऑटोमेटिक डाउन होगा, रेट डाउन होगा तो कम रेट में तो लोग लेता ही है। अब 3 रुपया हमको लगेगा बनाने में, 10 रुपया हम बेचेंगे तो लोगों के लिए तो सस्ता ही है, हम 7 रुपया कमा लिए। ये टेक्नोलॉजी। वाणिज्य के सिद्धांत बढ़ने से लोगों नियम बनाने लगा बिजनेस का। बिजनेस का नियम हुआ ना, पहले सामान उपजा के बेच लेता था, अब है कि बिजनेस टेक्निक सोचता है, अरे कोर्स का दाम 200 रुपया कर ना, तो 200 रुपया में पूरा मैथ खत्म। और लड़का सोचे और 200 रुपया ही लग रहा है, ले लो। वैसा वैसा पूरा इंडिया में कितना बच्चा होगा सोचो। ये लाया कौन? ये लाया 16वीं शताब्दी में। कारखाना स्थापित करने लगा, मशीन बनाने लगा, है ना। अब ये सब जो कलम बनता होगा किस चीज़ में? मशीन में बनता होगा। ये सब फॉर्मेट बन जाता होगा, रिफिल भी मशीन में बन जाता होगा। वो लोग बहुत सोचो कितना तेज था पैसा कमाने के लिए, कि दुनिया के लिए नहीं। ट्रेन जो भी बनाया वो किस चीज़ के लिए? सामान ढोने के लिए। भारत में भी जो ट्रेन को लाया किस चीज़ के लिए? तो कोयला ढो के ले जाएगा, लोहा को यहाँ निकाल के ले जाएगा, तो अपना फायदा के लिए। और उसको बना कहाँ बेचेगा? इंडिया, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम। 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या किया? बिजनेस को बढ़ाया। 1600 ईस्वी में सुना होगा अंग्रेज भारत में पहला कारखाना डाला था, 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी। और राज कब से करना शुरू कर दिया? 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में। भारत में तो साम्राज्यवाद स्थापित नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे देश में अभी भी अंग्रेजों का कब्जा है। साम्राज्यवाद यानी खरीद लिया उसके जमीने को पूरी तरह से पैसा दे करके, वहाँ के राजा को बोला भैया तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। साम्राज्यवाद हो गया। कुछ साम्राज्यवाद, कुछ उपनिवेशवाद। कब? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। अब कहोगे ये संभव कैसे हुआ? सारा का खेल कौन? पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया है, तुमको पुलिस पकड़ने आएगी, दरोगा, तुमको भाई रखो 50 लाख रुपया, मुँह बंद करो, चुप हो जाएगा। एक गरीब आदमी, उसके बाद एको चवन्नी नहीं है, जेल में सड़ेगा। तो सारा काम कौन कर रहा था? पैसा कर रहा था। तो 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से 1800 के बीच, और 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900 के बीच अत्यधिक विकास। औपनिवेशिक युग में एक तरफ यूरोपीय देश धनी बन गए, पैसा वाला। अब सोचो यूरोप इतना सा है, इंडिया इतना बड़ा है, यूरोप एकदम बूंदा समान है मान लो। एशिया बहुत बड़ा है, इंडिया के बराबर होगा यूरोप, लेकिन वह बहुत पैसा वाला है, वो हमें मदद करता है। कारण बिजनेस ज़्यादा है, कारखाना ज़्यादा है। बिहार इतना गरीब क्यों है? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। लोग यहाँ जाते हैं, पंजाब देखता हो, गांव घर में लोग पंजाब जाता है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हमारे यहाँ इतना गरीबी है कि हमारे यहाँ खेत है ही नहीं। खेत है, छोटा छोटा खेत है, यहाँ मशीन से काम होगा नहीं। जितना छोटा खेत है उसमें मजदूरी में बहुत खर्च हो जाता है। ये सारी चीज तो इस तरह। हाँ, एक चीज हुआ, जब तुम्हारे पास पैसा है तुम किसी से काम करवाओगे, तुम दादागिरी दिखाओगे, उसका शोषण करोगे, तो शोषण भी शुरू हो गया। आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण। पैसा है तो गरीब आदमी पर दबदबा बनाना, उसका गलत यूज करना, उससे अधिक काम लेना, ये चीज़ें। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था, और फ्रांस का क्रांति 1789 में हुआ था। देखो सी में यूरोप में देखा कि भैया इतना जागरूक हो गया, इतना शिक्षित हो गया, धर्म सुधार हो गया, लोग जो है बहुत मेहनत करने लगे, लोग बिजनेस करने लगे, लोग व्यापार करने लगा। तो बगल वाला देश, अड़ोसी पड़ोसी देश भी क्या हो गया? कॉन्शस हो गया, तेज तर्रार हो गया, है ना। अब तुम देखोगे तो भी मैडम का एगो बेटा रहता, बहुत पढ़ने में रहता तेज, एकदम बैठ के टेबल पे पढ़िए रहा है खाली, तो तेरी मम्मी क्या बोलती? देखो देखो पढ़ रहा है, तुम लोग को शर्म लगता है, इतना बड़ा हो गया है, एकदम बोलेगी। या बोलती, कंपटीशन बढ़ जाता, फिर तुमको भी लाता। यदि रिजल्ट आता, मान लो उसको आया 100 में 90%, 95%, तुमको आया 70%, दिन में 10 बार जब मम्मी को मौका मिलेगा तब सुना देगी। शर्म नहीं आता है तुम लोग को? खाता तो तुमसे बढ़िया बढ़िया खाना है? करता क्या है? तो देखो सी में, तब तुम भी सोचे अरे रुको, तुमको अपनी 95 हम अपनी 96 लाख दिखाते हैं। तो कंपटीशन होता है।
तो यूरोप में जैसे वृद्धि हो रहा था सब चीज में, अमेरिका में भी क्या हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। स्वतंत्रता संग्राम 1776 में, सोचो उस समय में भारत को हो जाना चाहिए था, भारत कितना डेवलप होता। 1776 में ही अमेरिका में हो गया। फ्रांस में 1789 में, वहां पर स्वतंत्रता आजादी की मांग करने लगा, भैया मेरा आदमी शासन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे राष्ट्रपति होंगे, हमारा शासन चलेगा, सबको एक समान का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, राजा शासन नहीं करेगा। ये जो है अंग्रेज सब जाकर के वहां बस गया था, उसके खिलाफ आवाज उठने लगा। एशिया और अफ्रीका इन देशों के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ और अनेक बदलाव हुए। तो देखा देखी में बहुत बदलाव होता है। अब तुम ही ना बोला कि अब चाची भी तैयारी करना शुरू कर दी है सीटेट का कि डीएलएड का। वही सीटेट। हाँ, क्यों? देखा देखी में वही होने लगा अमेरिका और फ्रांस में, और उसका देखा देखी भारत में भी होने लगा। गांधी जी पैदा हो गए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गए, भगत सिंह पैदा हो गए, कहाँ से? दूसरे दूसरे देशों से देख करके भैया वहां बदलाव हो रहा है। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन की स्थापना से आधुनिक काल का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ? जिस समय भारत में अपना शासन शुरू किया, कौन? अंग्रेज पहला नियम बनाने लगा, उसी समय से क्या हो गया? आधुनिक काल शुरू हो गया। भारत में नए विचार आने लगे। पहला नियम 1771 में बनाया था इंडिया में, 18वीं सदी से, और उसी समय से आधुनिक काल माना जाता है इसके हिसाब से। परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी भूमि, राजस्व और औद्योगिक प्रणाली से भारत का पूर्ण औपनिवेशीकरण किया। क्या किया? ये क्या किया? भूमि पर टैक्स लेने लगा, राजस्व उगाही करने लगा, औद्योगिक प्रणाली, अपना सारा कुछ नियम, और उससे क्या किया? भारत को अपने अंडर ले लिया, अपना औपनिवेश बना लिया। तो इसको आज यहीं तक रहने दो, ठीक है? एनर्जी जो है खत्म हो गया। कुछ समझा बात को? ये कहानी है, कहानी को समझे। अब तुमको जब आंसर मिले, अब आंसर में देखते हैं क्वेश्चन इस तरह का कुछ मिला है कि नहीं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ, तिथि के द्वारा किन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं? तिथि के द्वारा जो हम क्या क्या चीज, किसी का जन्म है वो, और कब देश को आजादी मिली वो, हाँ, और बाल दिवस कब मनाया जाता है वो, इस तरह की चीजें जो है हम तिथि के द्वारा पता कर सकते। घर अति किस दिन हमको नौकरी लगा था, ये सारी चीजें। तो वही चीजें तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, 2 4 10 बातें जो तिथि से हमको कौन कौन सा प्रश्न प्राप्त होता है, निश्चित वाला। तिथि से हमें कहाँ कैसे, कुछ भी अपने भाषा में लिखो। कोई 2 घटना को उदाहरण दीजिए जिसमें तिथि निश्चित करना कठिन होता है, किसमें तिथि नहीं बता सकते हैं। अब कोई पूछ देगा तुम को होमवर्क कब मिला है, तो डेली मिलता है ना? और कोई तिथि जिसमें तिथि का निश्चित करना कठिन होता है वो बता दो। तो तुम कब मरोगे, तिथि निश्चित नहीं है। ये सब चीजें। और कोई घटना बता सकते, तिथि किसका निश्चित नहीं है ना? धान कब काटेंगे, किस दिन, ये भी तिथि निश्चित नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। इतिहास के कालों को बताएं। 3 गो काल हो गया, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। 15वीं शताब्दी में कौन कौन से आंदोलन हुए? तो अभी अभी पढ़े, 15वीं शताब्दी में 3 गो बात हुआ था। भौगोलिक खोज हुआ, उसके बाद पुनर्जागरण हुआ और धर्म सुधार हुआ। पूंजीपति का क्या उद्देश्य था? तो पूंजीपति का उद्देश्य था व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसा इन्वेस्ट करो, 5 रुपया इन्वेस्ट करो, 50 रुपया कमाओ। किस कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई? अरे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोला गया, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक उत्पादन में वृद्धि होगा। अच्छा, उत्पादन में वृद्धि हुई किस कारण से? तो इसको मिल गया गरीब देश सब, एशिया और अफ्रीका में, वहां पर लोगों को सामान पहुंचाने लगा सस्ता रेट में, तो ऑटोमेटिक उत्पादन में वृद्धि होगा। लेने वाला रहेगा तब ना, और लेने वाला रहबे नहीं करेगा, कितना उत्पादन करेंगे तो बस रुक जाएगा ना फिर। जेम्स मिल ने किस आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया? इधर हम लोग पढ़े नहीं है, यानी 6 नंबर तक तुम आराम से बना सकते हो। आरंभ में इतिहासकार तिथि का विशेष उल्लेख क्यों करते थे? क्योंकि नया नया कोई इतिहास लिखता तो उतना आइडिया रहता नहीं है, और वो राजा के नजदीक रहता था, तो तिथि का विशेष करके उल्लेख करता था ताकि तुलना कर सके कब क्या कौन सा घटना घटा था। इतिहास में 3 काल की क्या क्या विशेषता है? सरकारी दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है? पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ? तो नाविक को भेजने लगा अलग अलग देश को खोजने के लिए, ताकि अलग अलग बाजार मिलेगा हमको, अलग अलग बाजार मिलेगा तो हम वहाँ अपना सामान बेच सकते हैं।
फ्रांस की क्रांति अभी नहीं पढ़े हैं, तो इस तरह से हो गया। इतिहास के अध्ययन में तिथि का क्या महत्व बताओ, एक के तरह का क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया। किन घटनाओं में यूरोप में आधुनिकता आई, क्यों आधुनिकता आया, क्योंकि वहाँ पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भौगोलिक खोजें शुरू हो गई, धर्म सुधार हुआ, फैक्ट्री लगने लगा, नए ज्यादा से ज्यादा सामान का उत्पादन करने लगा, लोग सामान बनाने लगा। अब यही टी शर्ट है, तुम अकेले एक ठो बनाओगे, इसके लिए तुम्हें मशीन चाहिए, धागा चाहिए, सारा सामान खरीदते खरीदते पता चलेगा 2 लाख लग गया तुमको मशीनें खरीदने में। एगो 300 टका का टी शर्ट, वही 10 लाख टी शर्ट या ये 10 करोड़ टी शर्ट उत्पादन करना है, 2 लाख का मशीन चाहिए, 10 करोड़ टी शर्ट उत्पादन करेंगे, एक टी शर्ट बनाने में 50 रुपया लगेगा, जाके 300 में बेचेंगे, डेढ़ी पैसा हो जाएगा। तो बिजनेस अपनाया ये भाई साहब। बाकी पढ़ेंगे तो देखेंगे, बाकी को पढ़ो और जहाँ तक समझ में आता है फिर देखेंगे।